Yes, guys. If we talk about amendments of drafting, pleading and appearances, what for June 25, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. सबसे पहले दोस्तों ये चैप्टर है मीडिएशन का ड्राफ्ट है. ये मीडिएशन का ड्राफ्ट है जो इस बार आया भी था एग्जाम में, है ना. ये एक ड्राफ्ट हमें देखना है. मैंने एक्चुअली इनको लास्ट बैच में कराया था, है ना. ये वाला ड्राफ्ट एक मैं आपको करवा दूंगा ड्राफ्टिंग के सेशन में. ये जो है LLP, ये हमने क्या क्लास में ही किया हुआ है? क्या ये वाला हमने क्लास में ही किया हुआ है? यस, ये हमारे चैप्टर में ही हमने क्लास में ही किया हुआ है. तो ये अमेंडमेंट नहीं है टेक्निकली, ये नई मॉड्यूल में था तो हमने क्लास में ही कर लिया है ना. इवन जहां आपने भी किया होगा तो नई आपके पास जो मॉड्यूल है उसमें था ये. इवन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, क्या ये हमने क्लास में किया है? यस, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी हमने कहाँ कर लिया है? क्लास में ही कर लिया है. ये पूरा का पूरा, अगर आपको पता हो, ये हमने पूरा क्लास में ही किया हुआ है ना. एकदम अच्छे से ये पूरा क्लास में हुआ है, मॉड्यूल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ अमेंडमेंट. इसमें हमने सारे केसेस भी किए. इवन अगर आपने मेरा रिवीजन देखा हो चैप्टर नंबर 8 का, जो मैंने फर्स्ट मैराथन लिया था उसमें मैंने चैप्टर 8 करवाया था, तो उसी में मैंने ये सारी चीजें कवर भी करवाई है. तो आप चैप्टर 8 के मेरे रिवीजन से भी ये सारी चीज कवर कर सकते हो. तो ये हमने किया हुआ है. आंसर इज यस, ये भी हमने किया हुआ है. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क. ये भी मैंने आपको मेन क्लास में करा दिया, लेकिन मैं ऑल्दो अभी आपको वापस करा रहा हूँ इसको. मेन क्लास में मैंने अमेंडेड वाला ही करवाया है आपको पूरा. जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने पुराना पढ़ाया ही नहीं था. जब मैं पढ़ा रहा था ये चैप्टर तब ये शीट आ चुकी थी, तो मैंने इसी से पढ़ाया. जो यूनिक के बच्चे हैं वो जानते हैं. तो ये वापस से मैं अभी कराने वाला हूँ आपको. ठीक है, मैं वापस से ही अभी कराने वाला हूँ, विच इज अ वेरी गुड थिंग. पूरा ये वापस से कराने वाला हूँ आपको, पूरा का पूरा ये आपको वापस से अभी मैं करवाने वाला हूँ. तो इसको ध्यान दीजिएगा और अच्छे से सुनिएगा. वी विल कंप्लीट दिस इन 1 आवर. कब खत्म करेंगे बेटा? 1 घंटे में इसको खत्म कर देंगे दोस्तों, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. अच्छा, आर्ट ऑफ एडवोकेसी एंड अपीयरेंसेस का ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये इसको देख लेंगे अभी फटाक से. शॉर्ट है एकदम, जल्दी से हो जाएगा. ये एक बार देख लेंगे क्विकली. चैप्टर 12 दर्शन धोखा सर, ये वाला जो है चैप्टर 12 दर्शन धोखा सर पढ़ाते हैं, वो आपको ये वाला करवा देंगे. तो इतना ही है जो आपको अमेंडेड में है, अमेंडमेंट में है. तो ये वाला धोखा सर आपको करवा देंगे. छोटा सा जो है पॉइंट, ये धोखा सर आपको करवा देंगे मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, राजदुलारे बच्चों, न्यारे न्यारे बच्चों. ओके बच्चों, वेरी गुड बच्चों, ऑसम बच्चों. ठीक है. एक सेबी वाला पार्ट है, ये अब्बर सर सेबी पढ़ाते हैं, वो अमेंडमेंट में करवा देंगे आपको. ठीक है. 12 एक्चुअली धोखा सर पढ़ाते हैं, 13 अब्बर सर. ठीक है. और एक ये छोटा सा है, इसको मैं अभी ले लूंगा. ठीक है. सो आइए जी फटाक से इसको देख लेते हैं. क्रिमिनल वाला, आर्ट ऑफ एडवोकेसी वाला, और ये जल्दी से कर लेते हैं. ठीक है, फटाक से कर लेते हैं, कोई ब्रेक नहीं है. सीधा 1 आवर में इसको खत्म करते हैं. कितनी देर में बेटा? 1 आवर में ये पूरा का पूरा खत्म करते हैं. टारगेट लेते हैं 1 आवर का, और ये जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं. आ जाइए दोस्तों. ठीक है, जल्दी से शुरू करेंगे. यस, इट विल बी फन एंड मजा आएगा आप लोग को, इस बात की मेरी गारंटी है दोस्त. ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग रिलैक्स हो जाइए, टेंशन मत लीजिए, एंड बस सुनते चलिए मेरे को. अच्छे से पूरा खत्म हो जाएगा. रेफरेंस रिवीजन रिव्यू इसका ये जो है पहले यही ले लेते हैं, और उसके बाद इसको जल्दी से खत्म कर देते हैं. लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू दिस एवरीवन. हियर वी गो माय डियर फ्रेंड्स. सबसे पहले अगर हम क्रिमिनल ट्रायल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं, ये आता है एग्जाम में, वारंट केस का मतलब क्या होता है. इस बार मेरे को लग रहा है आएगा, क्योंकि नया चेंज हुआ है. तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से आ गया ये समन केस, वारंट केस. तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से व्हाट डू यू मीन बाय वारंट केस. तो पहले हम वारंट केस को देखेंगे. किसको देखेंगे मेरे बच्चों? वारंट केस को देखेंगे. वारंट केस क्या होते हैं, सिर्फ सुनिएगा ध्यान से, एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. तो वारंट केस वो है जिसमें 2 साल तक की सजा है. अगर 2 साल तक की सजा है तो उस केस को क्या बोलते हैं बेटा? वारंट केस. वारंट केस की शुरुआत कहां से होती है? जब आप FIR फाइल करते हो. जब आप क्या फाइल करते हो? FIR फाइल करते हो या कंप्लेन करते हो मैजिस्ट्रेट के पास, तो वारंट केस की शुरुआत हो जाती है दोस्तों. ठीक है. अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है केस सीरियस ऑफेंस है, मतलब 2 साल से ज्यादा इसकी सजा है, तो फिर वो सेशन कोर्ट में मामला भेज देता है. इसे कहते हैं कमिटिंग इट टू सेशन कोर्ट. क्या बोलते हैं इसे? कमिटिंग इट टू सेशन कोर्ट. तो याद रखो, सबसे पहले तो बिना देखे बताओ, वारंट केस में कौन से मामले जाते हैं जिसमें सजा कितनी है? 2 साल तक की सजा है ना. 2 साल तक की सजा है. ठीक है. ऑफेंस है ना. वारंट केस कौन से जाते हैं फिर? सॉरी, 2 साल से ऊपर की सजा. सो सॉरी गाइस, 2 साल से ऊपर की सजा है, जिसमें 2 साल तक के तो समन केस है. सॉरी, 2 साल से ऊपर की सजा है. ठीक है, मतलब डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 इयर्स, एक्सीडिंग 2 इयर्स. ठीक है, तो वो केस को क्या बोलते हैं? वारंट केस. बोलो क्या बोलते हैं उस केस को? वारंट केस. शुरुआत कहां से होती है इसकी? FIR से, या फिर कंप्लेन फाइल करते हैं मैजिस्ट्रेट के पास. कंप्लेन कहां फाइल करते हैं? मैजिस्ट्रेट के पास. अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है 2 साल से ऊपर की सजा है,
तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या करता है, सेशन कोर्ट को भेज देता है, मतलब सीरियस ऑफेंस है, अब ऐसा नहीं लिखा है 2 साल, मैजिस्ट्रेट को लगता है सीरियस ऑफेंस है, लिखा भी है 2 साल से ऊपर की सजा है, तो कहां भेज देता है, सेशन कोर्ट को, और इसे बोलते हैं कमिटिंग इट टू सेशन कोर्ट। क्या बोलते हैं इसे, कमिटिंग इट टू सेशन कोर्ट। वारंट केस की बात करें तो इसमें चार्जेस हमेशा बताए जाएंगे, चार्जेस हमेशा बताए जाएंगे, पर्सनली आना जरूरी है, पर्सनली आना जरूरी है, ठीक है। ये केस कभी समन केस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये केस कभी समन केस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहाँ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, या एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और वो भी 1 से ज्यादा बार हो सकता है, कि आंसर इज यस, बिल्कुल। फिर उसके बाद में जो अक्यूज्ड है उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, क्या देने पड़ेंगे, अक्यूज को हमें कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, क्या देना पड़ेगा, पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, ये सब अक्यूज को बताना पड़ेगा, क्या आंसर इज यस, ये सब अक्यूज को बताना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट इंश्योर करेगा कि अक्यूज को ये सब डॉक्यूमेंट्स मिले, मैजिस्ट्रेट इंश्योर करेगा कि ये सब उसको डॉक्यूमेंट्स मिले, समझ में आया क्या। तो ये वारंट केस की बात हो रही है। कौन से केस जाते हैं वारंट केस में, जिसमें सजा कितने की ऊपर है, 2 साल से ऊपर की सजा है, ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वारंट केस, ठीक है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है सीरियस ऑफेंस है तो वो सेशन कोर्ट को भेज देगा, इसे कहते हैं कमिटिंग इट टू सेशन कोर्ट। इसमें चार्जेस बताए जाएंगे, पर्सनली आना जरूरी है, वारंट केस समन केस में कन्वर्ट नहीं होगा। इसमें एग्जामिन कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं विटनेस को बहुत बार, विटनेस को, अक्यूज को हमेशा हम पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए सबकी कॉपी देंगे, क्या आंसर इज यस, ये सबकी क्या देंगे, उसको कॉपी जरूर देंगे, सबकी क्या देंगे मेरे बच्चों, कॉपी जरूर देंगे। अब वारंट केस की स्टेजेस देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, वारंट केस की स्टेजेस, ध्यान से सुनना इस बात को, इंपॉर्टेंट है क्या मोदी सर, बिल्कुल, तो इसलिए ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से, प्यार मोहब्बत से, आ जाइए मेरे बेटा, चलिए मेरे बेटा, लेट्स गो मेरे बेटा। सबसे पहले एफआईआर, इसकी शुरुआत कहां से होगी बोलिए, एफआईआर, जो भी अग्रिम पार्टी होगी वो पुलिस के पास जाएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्या दर्ज कराएंगे, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसे किसे क्या कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये फाउंडेशन है एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये क्या है, फाउंडेशन है, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, बोलो हाँ ना गाइस। उसके बाद क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद क्या होगी मेरे बेटो, इन्वेस्टिगेशन। इसमें पुलिस क्या करेगी, एविडेंस को कलेक्ट करेगी, विटनेस को एग्जामिन करेगी, उनके स्टेटमेंट्स लेगी और डॉक्यूमेंट्स गैदर करेगी, क्या गैदर करेगी बेटा, डॉक्यूमेंट्स, उनके स्टेटमेंट लेगी, फैक्ट्स लेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, इसे इन्वेस्टिगेशन, ये पुलिस वाले करेंगे, कौन करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी पुलिस वाले करेंगे, और अपनी रिपोर्ट बना के किसको फाइल करेंगे, मैजिस्ट्रेट को, रिपोर्ट बना के किसको फाइल करेंगे, मैजिस्ट्रेट को, जिसमें फैक्ट्स और कंक्लूजन लिखा होगा इन्वेस्टिगेशन का। फिर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, मैजिस्ट्रेट फिर चार्जेस फ्रेम करेगा, पुलिस रिपोर्ट चेक करके देखेगा पहले तो अक्यूज्ड है या नहीं, और फिर है तो चार्जेस फ्रेम करेगा, क्या फ्रेम करेगा, चार्जेस, चार्जेस फ्रेम करना क्रिटिकल स्टेप है, चार्जेस को फ्रेम राइटिंग में ही किया जाता है, कैसे फ्रेम किया जाता है, राइटिंग में ही फ्रेम किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद में अक्यूज्ड को एक प्ली ऑफ गिल्टी दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, बोला जाएगा तो गिल्टी है कि नहीं बता साले, एक्सेप्ट कर ले, अगर गिल्टी है तो वॉलंटरीली, मतलब क्या कर ले, कन्फेशन कर ले, है ना। अगर उसने गिल्टी एक्सेप्ट कर लिया तो उसका कन्विक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका कन्विक्शन, मतलब उसको जेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी उसको जेल, ठीक है। अगर वो गिल्टी नहीं है बोलता है, अगर वो बोलता है मैं दोषी नहीं हूं, तो फिर उसके बाद में उससे भी एविडेंस लिए जाएंगे, विटनेस से टेस्टिमोनी ली जाएगी, ठीक है ना, बोलो यस और नो गाइस, है ना। विटनेस को भी एग्जामिनेशन होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, दोनों पार्टीज एक दूसरे अपने अपने एविडेंस देगी, दोनों अपने अपने फैक्ट्स देंगे, और कोर्ट किसी भी पार्टी को इसमें बुला सकता है एज अ विटनेस, फिर दोनों को से एविडेंस मंगवा सकता है, कोई डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, दोनों अपने अपने एविडेंस देंगे, है ना। तो ये फिर चेक होगा, फिर अक्यूज से भी स्टेटमेंट लेंगे, क्या लेंगे, अक्यूज से स्टेटमेंट, उसका फैक्ट्स, उसके सर्कमस्टांसेस समझेंगे, उसकी स्टेटमेंट्स लेंगे, बोलो हाँ है ना गाइस, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट्स लेंगे, ठीक है, याद रखना, है ना। उसके बाद में दोनों के एविडेंस आएंगे, दोनों के क्या आएंगे, एविडेंस आएंगे, ओरल डॉक्यूमेंट्री, और लास्ट में जज साहब क्या देंगे, अपने जजमेंट, लास्ट में जज साहब क्या देंगे, जजमेंट, या तो उसको एक्विट करेंगे या तो कन्विक्ट, अगर वो दोषी नहीं है तो छोड़ देंगे, या तो उसको कन्विक्ट करेंगे, कन्विक्ट मतलब दोषी, कन्विक्ट है तो दोषी ठहराएंगे, बोलो हाँ है ना गाइस। अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, डेथ है, तो जज साहब हमेशा आर्ग्यूमेंट लेंगे, क्या लेंगे, आर्ग्यूमेंट, मतलब क्या, कब लेंगे आर्ग्यूमेंट, डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो एक हमेशा बहस करेंगे कि सजा कितनी दी जानी चाहिए, अदरवाइज तो बहस नहीं होगी। तो ये बेसिकली शॉर्ट में बोले वारंट केस की स्टेजेस क्या है, ये आता है एग्जाम में, तो क्या लिखना है, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, प्ली ऑफ गिल्टी, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, प्रोसिक्यूशन मतलब जिसने केस किया है वो अपने एविडेंस देगा, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड,
एक्यूज अपने एविडेंस देगा और जजमेंट। और क्या आएगा? प्रोसिक्यूशन मतलब जिसने केस किया वो भी एविडेंस देगा कि नहीं देगा? देगा ना। प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस देगा अगर उसने गिल्टी एक्सेप्ट नहीं किया तो। इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन चीफ। बोलो हाँ है ना गाइस? इसे बोलते हैं वारंट केस। बोलो क्या बोलते हैं मेरा बेटा? वारंट केस। तो क्या याद रखना है आपको वारंट केस में? मैं पूरा बोलता हूँ उतना याद रख लेना, बात खत्म। क्या कितना मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, से उसको उतना याद रख लो, बात खत्म है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वारंट केस, व्हाट इज वारंट केस? इट इज ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ imprisonment or as imprisonment exceeding 2 years. It is initiated by in two cases. First is by filing a FIR and second is by filing a complaint before a magistrate. है ना? If magistrate determine it is a serious offense punishable more than 2 years, then it can transfer to the session court. It is called as a committing it to the session court. In warrant case, charges must be mentioned and written. Accused must be personally appeared. है ना? अरे बोलो yes or no? It cannot be converted into summon case. Here witness will be examined and cross examined. बोलो yes or no? है ना? And accused must be given some documents such as police report, FIR, statement recorded, any other relevant document. What are the stages in warrant cases? Number 1, FIR. It all start with the FIR. है ना? It is a statement given by aggrieved person or a witness to police regarding commission of offense. It serves as a foundation for the investigation. Then police do the investigation. In investigation stage, police collect the evidence. Police examine the witness, take the statements, gather the document and submit to the magistrate. ठीक है? Containing details of fact and conclusion. Then magistrate determine whether magistrate after reviewing determine whether accused should be discharged or charges should be framed. Then if charges should be framed, he frame the charges in writing. है ना? Charges must be framed in writing. Accused must be given a plea of guilty. If he accept the guilty, he will be convicted, and if not, prosecution have to give the evidence to establish the guilt of the accused, and this process is called as examination in chief. है ना? बोलो हाँ है ना guys? Court can call any witness and order them to produce any relevant document. Then accused have to give their statement. He have to explain their facts and circumstances. Accused have to give his evidence. ठीक है? Both parties will be given opportunity to give the evidence against each other. है ना? He will give the oral and documentary evidence. Then judge will pass the judgment. Either he will convict or acquit. Convict मतलब दोषी, acquit मतलब निर्दोष. And if he pass a judgment of life imprisonment or death, then judge may consider arguments. Judge may consider argument. क्या ये मैं मेन क्लास में पढ़ा चुका हूँ? क्या हम वापस इसको रिवीजन कर रहे हैं? जी हाँ, ठीक है। तो हम इसको वापस से एक तरीके से रिवाइज ही कर रहे हैं, क्योंकि मेन क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं रे मेरे मुन्ना, ये मेरे मुन्ना, ये मेन क्लास में हम पढ़ चुके हैं रे मुन्नू, है ना मुन्नू? अमेंडेड वाला ही पढ़े थे रे मुन्नू। चलिए मुन्नू आगे बढ़ते हैं, मुन्नू आ जाओ मुन्नू, लेट्स गो मुन्नू। चलिए नेक्स्ट है मेरे बेटा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। Stages of criminal trial in a warrant case where private complainant institutes case. Next क्या है बेटा? Stages of criminal trial in warrant case where private complainant institute case. मतलब कई बार पुलिस एफआईआर लेने से मना कर देती है, तो बंदा क्या करता है, डायरेक्टली कोर्ट में जाता है और कोर्ट को अप्रोच करता है अंडर सेक्शन 175 ऑफ बीएनएसएस। तो वहां पे क्रिमिनल ट्रायल फॉलो होता है एक अलग तरीके से, वहां पे सीधा अपने प्राइवेट कंप्लेन फाइल कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग ये बताया गया। तो इसमें क्या होता है, पुलिस अगर एफआईआर करने से मना कर देती है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था मान लीजिए, तो बंदा कहाँ जाता है, मतलब पुलिस एफआईआर करने से मना कर देती है या कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो बंदा कहाँ जाता है, मैजिस्ट्रेट डायरेक्टली जाता है। कहाँ जाता है, मैजिस्ट्रेट डायरेक्टली जाता है, प्राइवेट कंप्लेन लेके, अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन लेके ऑफेंस का, एंड तो ये होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे फिर क्या होता है, जैसी कंप्लेन फाइल के मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को एग्जामिन करती है, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करती है ना, चेक करती है कि भाई सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं प्रोसीड करने के लिए। कोई विटनेस को भी बुला सकती है ना, क्लेम्स को चेक करवा सकती है। एम यही है, मैजिस्ट्रेट ये चेक करता है कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चेक करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो इंक्वायरी करेगा। क्या करेगा वो, इसके लिए इंक्वायरी करेगा। पुलिस को भी बोल सकता है इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो बताया गया, जो एलिगेशन लगाए गए सत्य है कि झूठ है। फिर पुलिस की रिपोर्ट आएगी, पुलिस की रिपोर्ट कोर्ट चेक करेगी, देखेगी भैया फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सब सही है गलत है, कि आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है ना। इवन वो एविडेंस देखेगी, विटनेस को चेक करेगी, और फिर अगर सफिशिएंट
प्रूफ है तो ट्रायल पे बढ़ेगी। कहां बढ़ेगी? ट्रायल। लेकिन अगर उसको लगा कि सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, केस ही नहीं बनता, तो वो डिसमिस कर देगी। क्या कर देगी? डिसमिस कर देगी। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है केस जेन्युइन है तो ट्रायल होगा। इन शॉर्ट, वारंट इशू होगा, समन इशू होगा, है ना, सीरियसनेस को देखते हुए ये ध्यान में रखा जाएगा। बोलो वारंट कब इशू होगा? सीरियस ऑफेंस है, अरेस्ट कर सकते हैं सीधा। और अगर लेस सीरियस है तो क्या इशू करेंगे? समन। क्या इशू करेंगे? समन, है ना। क्या इशू करना किसकी मर्जी पे डिपेंड करता है? मैजिस्ट्रेट। बोलो किसकी मर्जी पे डिपेंड करता है? मैजिस्ट्रेट। और अगर केस फॉलो होता है तो फिर ट्रायल होगा जैसे होता है। बोलो हाँ है ना गाइस? तो क्या लिखा है देख लो कि अगर आपने पुलिस एफआईआर लेने से मना कर देती है तो आप कहां जा सकते हो? डायरेक्टली क्रिमिनल कोर्ट, है ना। क्रिमिनल कोर्ट में कोर्ट एग्जामिन करेगी आपकी कंप्लेन को, विटनेस को बुला सकती है चेक करने के लिए ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन करने के बाद पुलिस को बोल सकती है इंक्वायरी करो, मुझे रिपोर्ट दो। एग्जामिनेशन करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद कोर्ट को लगता है कि कंप्लेन जेन्युइन है, एविडेंस है, हाँ, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? आगे बढ़ाएगी केस को। और उसे लगा कि सफिशिएंट मटेरियल नहीं है, हाँ, अच्छा, कोर्ट को किसी को कन्विक्ट भी कर सकती है कि आंसर इज यस। और अगर उससे लगा जेन्युइन नहीं है तो क्या करेगी? डिसमिस। क्या करेगी बेटा? डिसमिस। ठीक है, डिसमिस कर देगा। अदरवाइज ट्रायल करेगी या तो क्या कर देगी? डिसमिस। बोलो हाँ है ना गाइस? बोलो यस और नो। ठीक है, चेक करेंगे जेन्युइन है या नहीं है। और अगर कोर्ट को लगा जेन्युइन नहीं है तो क्या कर देंगे? डिसमिस कर देंगे। और अगर कोर्ट को लगा कि नहीं जेन्युइन केस है तो क्या करेगी? जेन्युइन केस है तो वारंट या समन इशू करेगी। क्या इशू करेगी? वारंट या समन, केस टू केस बेसिस में अपने हिसाब से देख के। बोलो हाँ है ना गाइस? तो ये हो गया वारंट केस आपका समाप्त। कौन सा केस हो गया? वारंट केस। अब आएगा समन केस। अब कौन सा केस आएगा मेरे बेटा? समन केस। कौन सा केस आएगा? समन केस। करेंगे क्या समन केस? फटक से, जल्दी से, एकदम बढ़िया से, मस्त तरीके से। मजा आ रहा है कि नहीं? है ना बेटा? दिमाग में जा रहा है बढ़िया से? वेरी गुड। अभी कोई ब्रेक नहीं है, सीधा 1 घंटा इसको खत्म ही कर लो मेरे साथ पहले पूरा। कोई ब्रेक नहीं है, सीधा लंच ब्रेक लेना मेरे साथ आज, हाँ ठीक है। सॉरी है बेटा, समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए सीधा वारंट केस और समन केस के बाद में इसका रेफरेंस रिवीजन कर लो, फिर एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आके रेफरेंस रिवीजन सीपीसी का करवाऊंगा और ये खत्म। प्लीडिंग्स मुश्किल लग रहा है आज, सोचा तो था लेकिन प्लीडिंग्स मुश्किल लग रहा है आज होगा। तो प्लीडिंग्स नहीं होगा तो काम करेंगे नेक्स्ट वीक में 2 सेशन लगेंगे, एक प्लीडिंग्स का और एक हाथ छोटे मोटी थ्योरी का। ये क्या बोलते हैं इसको यार, है ना, एक हाथ चैप्टर का कोई अच्छे से केस स्टडीज करानी है चैप्टर 3 की कुछ, वो सब करवा दूंगा और एक ड्राफ्ट का सेशन। तो पहले ड्राफ्ट का ले लूंगा फिर थ्योरी का। चलिए एनीवेज अभी आ जाओ इस पे, शुरू करते हैं समन केस। किस पे आते हैं? समन केस। अच्छा मैं ना एक्चुअली मैराथन चल रहा है और इसी में मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ, तो ये जो अमेंडेड वाला पार्ट ले रहा हूँ इसकी अलग से वीडियो भी डाल दूंगा, है ना। तो ये कई लोग अमेंडमेंट की वीडियो अलग से देख सकते हैं। चलिए एनीवे समन केस पे आते हैं। व्हाट इज समन केस? समन केस मतलब ऐसे केस जो वारंट केस नहीं है, मतलब जिसमें सजा 2 साल तक की है, 2 साल तक की है। तो बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है ना, याद रखना समन केस क्या वारंट केस में कन्वर्ट हो सकते हैं? यस, ये वारंट केस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है समन केस नहीं है तो ये वारंट केस में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसमें पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, चार्जेस भी इसमें ओरली बताए जा सकते हैं, इसमें चार्जेस भी राइटिंग में फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलती है विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने की। तो ये केस वारंट केस में कन्वर्ट हो सकते हैं, पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, या चार्जेस ओरली बताए जाते हैं, रेटिंग में नहीं बताए जाते, और विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने की एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है? एक ही, मात्र एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इसकी स्टेजेस भी देख लो भाई साहब। किसकी स्टेजेस मेरे बेटा? समन केस की। समन केस की भी स्टेजेस देख लो जल्दी से। समन केस की स्टेजेस क्या है? सबसे पहला प्री ट्रायल स्टेज। अब ये प्री ट्रायल स्टेज में एफआईआर फाइल होगी। क्या फाइल होगी? एफआईआर। इन्वेस्टिगेशन होगा साथ में। क्या होगा साथ में? इन्वेस्टिगेशन। फिर चार्जेस बताए जाएंगे, आपको राइटिंग में बताने की जरूरत नहीं है, ओरली बताए जा सकते हैं कि आंसर इज यस। ठीक है, राइटिंग में बताने की जरूरत नहीं है। फिर होगा प्ली ऑफ गिल्टी। इसमें भी मौका दिया जाएगा। किसका मौका दिया जाएगा? कि आप गिल्टी हो या नहीं हो बताओ। ठीक है ना, गिल्टी हो या नहीं हो बताओ। आप बताओ आपके हिसाब से गिल्टी हो के नहीं हो। अगर आप बोलते हो कि मैं गिल्टी हूं तो आप कन्विक्ट हो जाओगे। अगर आप बोलते हो मैं गिल्टी हूं तो क्या हो जाओगे? कन्विक्ट हो जाओगे। अरे बोलो हाँ है ना गाइस? अगर आप बोलते हो कि मैं गिल्टी हूं तो क्या हो जाओगे? कन्विक्ट हो जाओगे। अपने हिसाब से जज साहब अपना डिसीजन दे देंगे। बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है, बोलो हाँ है ना गाइस? लेकिन अगर आप बोलते हो मैं गिल्टी नहीं हूं, अच्छा छोटे मोटे ऑफेंस है। अच्छा एक और चीज है, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। अगर आप बोलते हो छोटे मोटे ऑफेंस है
तो बिना कोर्ट आए भी आप अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, लेटर देके एक्सेप्ट कर सकते हो, और ऐसे केस में सिर्फ आपको फाइन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? फाइन। अरे बोलो यस और नो गाइस। तो मैजिस्ट्रेट कन्विक्ट कर सकता है आपको सिर्फ बिना कोर्ट आए, बिना कोर्ट आए, अगर छोटे मोटे ऑफेंस है। कौन से ऑफेंस है? छोटे मोटे। तो बिना कोर्ट आए भी क्या गिल्ट एक्सेप्ट कर सकते हो? आंसर इज यस। लेकिन अगर आप गिल्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो प्रोसिक्यूशन को क्या देना पड़ेगा? अपना एविडेंस, ओरल रिटन दोनों पार्टी अपना अपना एविडेंस देगी, एग्जामिनेशन होगा, चेक करेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, फिर जज साहब क्या देंगे? अपना जजमेंट। क्या देंगे? फिर जज साहब अपना जजमेंट देंगे। बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है, जजमेंट देंगे एंड बताएंगे कितने साल की जेल है, क्या है कि नहीं है भाई जेल। अच्छा, फिर आप अपील भी कर सकते हो। क्या आंसर इज यस। आप क्या कर सकते हो? अपील भी कर सकते हो। अगर आपको एक्विटल कर दिया तो प्रोसिक्यूशन अपील कर सकता है, आप कन्विक्ट हो गए तो अक्यूज्ड अपील कर सकता है। बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है, बोलो यस और नो। तो समन केस थोड़ा सिंपल है, समन केस थोड़ा सिंपल है, आसान रखा गया इसको। बोलो हाँ है ना गाइस? क्योंकि सजा इसमें कम है। ठीक है बेटा, याद रहेगा। चलिए ग्रेट है। नेक्स्ट है समरी ट्रायल। बोलो नेक्स्ट क्या बेटा? समरी ट्रायल। व्हाट इज समरी ट्रायल? शॉर्ट में दिया हुआ है आपको। समरी ट्रायल में अब 3 साल तक के मामले जाते हैं, पहले 2 साल तक के जाते थे, अब कितने साल तक के मामले जाते हैं? 3 साल। अगर मैक्सिमम केस, मैक्सिमम सजा 3 साल तक है तो मामले समरी ट्रायल में जाते हैं। कितने साल तक है? 3 साल तक की जेल है, 20,000 तक की प्रॉपर्टी है तो मामला समरी ट्रायल में जाता है। मामला कहां जाता है? समरी ट्रायल। और अगर मामला समरी ट्रायल में गया तो मैक्सिमम जेल कितनी होगी? 3 मंथ्स। अगर मामला समरी ट्रायल में गया तो मैक्सिमम जेल कितनी होगी? 3 मंथ्स। तो एक फटाफट इसमें केस सॉल्व होता है, टाइम बचता है, पैसा बचता है, कोर्ट का बर्डन कम होता है इससे, है ना। एंड मैक्सिमम सजा कितनी होगी इसमें? 3 मंथ्स। और कौन से मामले जाते हैं इसमें जिसमें सजा 3 साल तक है? कितने साल तक है? 3 साल है, 6 मंथ्स गलत है। जिसमें 3 साल तक सजा है वो मामले जाते हैं किसमें? समरी ट्रायल में। और अगर गए तो मैक्सिमम सजा कितनी होती है? 3 मंथ्स। बोलो हाँ है ना गाइस? इसमें समन केस के तरीके से केस फॉलो होता है। किसके कैसे फॉलो होता है? समन, जो समन केस की तरीका पड़ा ना उस तरीके से फॉलो होता है। बोलो हाँ है ना गाइस? तो इससे डिले नहीं होता, स्पीड अप हो जाती है प्रोसेस, है ना। आप इसमें एफिशिएंसी है। अननेसेसरी डिले को आप क्या करते हो? अवॉइड करते हो। किसको अवॉइड करते हो? अननेसेसरी डिले को। तो याद रखना है इसमें आप अननेसेसरी डिले को अवॉइड करते हो। बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है, केस समन केस जैसा है, 3 साल तक की जेल होती है ना। जब जजमेंट देते हैं जज साहब रीजन बताते हैं, है ना, रिकॉर्ड देते हैं कि ये, है ना। इजी है बेटा? बोलिए यस और नो। चलिए तो बताओ, समन और वारंट केस समझ में आया तो इसका रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, फिवीजन शुरू करूंगा। बताओ क्या ये, पहले बताओ समन केस वारंट केस समझ में आ गए? हाँ, वारंट केस देख लिया था, समन केस रिवाइज कर लें। समन केस वो है जिसमें 2 साल तक की जेल है, वारंट केस में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसमें पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, चार्जेस ओरली बता दिए जाएंगे, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सिर्फ क्रॉस एग्जामिन करने की, एफआईआर से शुरू होगा, चार्जेस ओरली बता दिए जाएंगे, प्ली ऑफ गिल्टी दिया जाएगा। ठीक है भाई साहब? अरे बोलो हाँ है ना गाइस? है ना। अगर आप एक्सेप्ट करते हो आप गिल्टी हो, अगर 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 पिटी ऑफेंसेस हैं तो आपको प्ली ऑफ गिल्टी एक्सेप्ट करना, तो बिना कोर्ट आए भी कर सकते हो। क्या? सिर्फ लेटर देके यस, और अमाउंट ऑफ फाइन देना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ फाइन लिखा रहेगा वो पे कर देना समन में, दैट्स इट, और आपको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, है ना। फिर अगर आप प्ली ऑफ गिल्टी एक्सेप्ट नहीं करते तो प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देगा, दोनों पार्टी को सुनेंगे, उनके देखेंगे एविडेंस को, और जज साहब फिर अपनी जजमेंट देंगे। बोलो हाँ है ना गाइस? हाँ, यहाँ पे जज साहब की मर्जी है कितना देना है, क्या देना है, और फिर अपील होगी। क्या होगी? अपील, दैट्स इट। समरी ट्रायल तो इजी था। ठीक है, बढ़े आगे। यस आकांश हिरानी, यू आर राइट, यू आर राइट भाई। चलिए बढ़े आगे दोस्तों, बोलिए यस और नो। आसान, सिंपल, इजी चल रहा है, मजा आ रहा है? बढ़ जाए आगे। लाइट नहीं आई ना, इन्वर्टर बैटरी डाउन हो रही है, इन्वर्टर बैटरी में लाल साइन आ गया गाइस। अगर लेक्चर गया मेरा तो लग गए, वाट लग जाएगी, नहीं है ना कोई क्लास आज, वाट लग जाएगी दोस्त, वाट लग जाएगी दोस्त, वाट लग जाएगी दोस्त आज दोस्त। हाँ फैन बंद कर दे रे, फैन बंद कर दे, फैन बंद कर दे, फैन बंद कर दे ब्रो। लग रहा है चले जाएगी लाइट। फैन बंद कर दो, पीछे वाला, पीछे वाला फैन बंद कर दे, पीछे वाला। किया क्या? थैंक्स, थैंक्स ब्रो, थैंक्स।
लाइट कब आएगी यार? बहुत नाटक हो गया यार आज लाइट के यार, बहुत दिक्कत परेशानी है यार। हाँ सही में यार। चलो नेक्स्ट प्रोसीजरल पार्ट है, देखेंगे फटाफट। ठीक है प्रोसीजरल पार्ट करते हैं। आ जाइए दोस्त, लेट्स डू द प्रोसीजरल पार्ट। लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। नेक्स्ट है रेफरेंस एंड रिवीजन अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है नेक्स्ट क्या बेटा, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमने, फटाफट करना है इसने हम लोगों ने। क्या किस किस के बारे में बोलो? रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, फिविजन, ये सब के बारे में बात करना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? रेफरेंस, फिर पढ़ेंगे रिवीजन, फिर ऐसे ऐसे करके एक एक करके सारे टॉपिक्स पे हम लोग आएंगे। ठीक है जल्दी से सुनते चलो मेरे साथ, आते चलो। सबसे पहले रेफरेंस की बात करें अगर, तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है पहले कोई बताएगा आप में से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस? रेफरेंस का मतलब क्या होता है? हायर कोर्ट के पास जाना। कौन जाता है? क्या कोर्ट खुद जाता है? यस। तो लोअर कोर्ट को अगर लग रहा है कि ये लॉ वैलिड है कि नहीं है, ये रेगुलेशन वैलिड है कि नहीं है, अगर उसको लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन आया मेरे पास, ये क्वेश्चन मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इस पे लॉ कैसा लगेगा नहीं लगेगा, या ये उसे लग रहा है कि ये लॉ इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है, ठीक है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इसे डिक्लेयर नहीं किया है, उसे कंफ्यूजन है, तो वो लोअर कोर्ट ये एक्ट वैलिड है कि नहीं है चेक करवाने के लिए मामला कहां भेज सकता है? हायर कोर्ट में। तो अगर कोर्ट को लग रहा है ये लॉ इनवैलिड है लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनके ओपिनियन के लिए मामला भेज सकता है। किनके ओपिनियन के लिए? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए ओपिनियन के लिए मामला भेज सकता है। अरे बोलो हाँ है ना? अच्छा इसमें मजेदार पॉइंट ये है कि कोर्ट को अपना खुद का भी ओपिनियन और रीजन देना पड़ता है कि उसे क्यों क्या लग रहा है, उसे क्यों इनवैलिड लग रहा है, क्या लग रहा है। बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है स्टेटमेंट, फिर मामला जाती है हाई कोर्ट के पास। कहां जाती है? हाई कोर्ट के पास। अच्छा हाई कोर्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ के मामले नहीं देता, इवन उसमें सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट हो। तो जब आप कोर्ट को रेफर करते हो कि अपना ओपिनियन भी बताते हो, यस, तो इससे हाई कोर्ट को पता चलता है कि भाई क्या इशू है, क्या है केस है ना। उसके बाद में रेफरेंस का मतलब सिर्फ क्या कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना है अथॉरिटी के बीच, अगर डिफरेंट व्यूज हैं, ये है क्या? नहीं 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 नहीं। रेफरेंस का मेन मोटिव क्या है कि भाई कोई लॉ के ऊपर डिसीजन आए कि सही पता चल जाए आने वाले केसेस में भी कि क्या चल रहा है। तो कोर्ट जो रेफरेंस देता है हाई कोर्ट को बताता है कि ऐसा 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 है, और उसे अगर लग रहा है कि ये प्रोविजन इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है, और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया, तो वो उनको बताते थे, कोई लिखा हुआ है। तो वेयर कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चन एज टू वैलिडिटी ऑफ एक्ट। कोर्ट को लग रहा है कि कोई केस पेंडिंग है, कोर्ट को क्या लग रहा है कि कोई केस पेंडिंग है, इट इन्वॉल्व्स व्हाट? क्वेश्चन एज टू वैलिडिटी ऑफ एक्ट। ठीक है मतलब उसे लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन है कि एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन वैलिड है या नहीं है, तो उसे लग रहा है डिटरमाइन करना जरूरी है इसको। तो वो उसके ओपिनियन में अगर है तो वो एक्ट, ऑर्डिनेंस, प्रोविजन, अगर उसे लग रहा है इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया या सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया, तो वो अपना ओपिनियन देता है और रेफर कर किसको कर देता है? हाई कोर्ट। इसका इंटेंशन कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना नहीं है अथॉरिटीज के बीच में कि व्यूज अलग है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करें। अरे बोलो यस और नो? रीजन ये है रेफरेंस इसलिए किया जा रहा है, रेफरेंस क्यों किया जा रहा है? ताकि हाई कोर्ट एक पॉइंट डिसाइड करे जिसके बेसिस में आने वाले कोर्ट्स फॉलो करें कोई चीज। बोलो यस और नो? तो क्या आपको अपना खुद का ओपिनियन देना जरूरी है? यस, ताकि हाई कोर्ट को भी क्या मिले? क्लैरिफिकेशन मिले। बोलो यस और नो गाइस? वो सिर्फ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ का आंसर देने बैठा है क्या? नहीं, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ का आंसर देने बैठा नहीं है। तो लोअर कोर्ट को अगर कोई डाउट है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन या किसी वैलिडिटी ऑफ लॉ को लेके, तो वो मामला कहां भेज सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, बताओ ये लॉ वैलिड है या नहीं है। इसे ही कहते हैं रेफरेंस। क्या कहते हैं बेटा इसको? रेफरेंस। दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? रेफरेंस। याद रहेगा? बोलो हाँ है ना गाइस? तो लोअर कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन ना दे जो हायर कोर्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे, तो इसलिए वो मामला कहां भेज देता है? हाई कोर्ट में। कहां भेज देता है बेटा? हाई कोर्ट में। इसे कहते हैं रेफरेंस। क्या कहते हैं बेटा इसको? रेफरेंस। ठीक है याद रहेगा? बोलो हाँ है ना गाइस? वेरी गुड। वेरी गुड, ऑसम। तो इसे रेफरेंस कहते हैं, याद रहेगा? वेरी गुड, इजी है, बहुत ही बढ़िया, ऑसम, एक नंबर। नेक्स्ट है रिवीजन। नेक्स्ट क्या बोलिए? रिवीजन। व्हाट इज रिवीजन वो देख लेते हैं। 438 से लेके 445 पूरा ये किसके बारे में बात करता है मेरे बेटा? रिवीजन के बारे में बात करता है। पूरा का पूरा किसके बारे में बात करता है? रिवीजन के बारे में बात करता है। इसको सुनिएगा अच्छे से और समझिएगा। तो पहले तो एक चीज समझना है आपको, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों के पास रिवीजनल जुरिस्डिक्शन है। किस किस के पास है? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। क्या दोनों के पास है? आंसर इज यस। इनका एक सुपरवाइजरी रोल है। ये लोअर क्रिमिनल कोर्ट जितने भी हैं उसके ऊपर सुपरवाइजर रखते हैं, मतलब ये मेक श्योर करते हैं कि कोई जो लोअर कोर्ट है जैसे मैजिस्ट्रेट है ये क्या ना कर ले,
गलत डिसीजन ना देते। तो मेक श्योर करते हैं कि लीगल हो, जो चीज आ रही है वो लीगल हो, फिर करेक्ट हो, है ना, प्रोसीडिंग जो है वो रेगुलर हो। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इन सबका, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, अगर है तो उसको करेक्ट करें, है ना, इरेगुलरिटी ना हो प्रोसीडिंग्स में, क्या ना हो, इरेगुलरिटी ना हो, ठीक है, प्रॉपर प्रिकॉशंस को निग्लेक्ट ना किया जाए, प्रॉपर प्रिकॉशंस को क्या ना किया जाए, निग्लेक्ट ना किया जाए, ठीक है ना, बोलो यस और नो गाइस, ठीक है, हार्श ट्रीटमेंट ना हो, हार्शनेस ऑफ ट्रीटमेंट ना हो, ये सब चेक करने का काम है, किनका काम है ये, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की, कोई भी कोर्ट ऐसा गलत ना करे। मतलब रिविजनल जुरिस्डिक्शन एक सेफगार्ड जुरिस्डिक्शन है जिसमें ये चेक कर रहे हैं कि जस्टिस सही तरीके से फेयरली दिया जा रहा है, मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ नहीं किया जा रहा है, इरेगुलरिटी नहीं की जा रही, निग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है, एक प्रॉपर प्रिकॉशंस को, हार्श ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। कौन चेक कर रहा है, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, ये चेक कर रहा है कि आंसर इज यस। इसमें इनके पास क्या क्या पावर है, इनके पास क्या क्या पावर है, तो क्या ये किसी रिकॉर्ड को अपने पास बुलवा सकते हैं, यस, ये किसी रिकॉर्ड को अपने पास इंफीरियर कोर्ट से बुलवा सकते हैं, ठीक है, मतलब इनके पास ये पावर है कि ये चेक कर सकते हैं किसी सेंटेंस को, ऑर्डर को जो इंफीरियर कोर्ट ने फाइल किया, चेक कर सकते हैं कि करेक्ट तो है ना, लीगल तो है ना, प्रॉपर तो है ना, ये सब चेक कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना गाइस, ठीक है ना, तो ये इनके पास पहला पावर है, ये सब चेक कर सकते हैं। दूसरा पावर है कि ये कब कर सकते हैं, तो एक कर सकते हैं किसी भी स्टेज ऑफ क्रिमिनल केस में, कब कर सकते हैं, किसी भी स्टेज ऑफ क्रिमिनल केसेस में, वर्डिक्ट देने के पहले या बाद में, वर्डिक्ट देने के पहले या बाद में, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को प्रिवेंट करना है और इलीगैलिटी ना हो ये मेक श्योर करना है। बोलो यस और नो गाइस, ठीक है, तो इनका काम क्या है, समझ में आया, इनका काम क्या है कि इलीगल प्रोसिक्यूशन, हरासमेंट, मटेरियल एरर ऑफ लॉ ये सब ना हो, और अगर इन्हें लग रहा है ऐसा है तो ये कोई भी केस अपने पास बुलवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, केस अपने पास बुलवा सकते हैं। बोलो यस और नो गाइस, क्या बुलवा सकते हैं कि नहीं बुला सकते हैं, जल्दी बताइए। यस, अच्छा मस्त क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना। क्या ये किसी सेंटेंस या ऑर्डर को सस्पेंड भी कर सकते हैं, उसके एग्जीक्यूशन को, जैसे मजिस्ट्रेट ने बोला 2 साल की जेल, क्या ये उसको सस्पेंड कर सकते हैं, यस, ठीक है, अरे बोलो यस और नो। अगर कोई कन्फाइंड ऑलरेडी जेल हो चुके हैं उसको बेल में छुड़वा सकते हैं, यस, बेल बॉन्ड से जेल में छुड़वा सकते हैं, क्या आंसर इज यस। तो ये जुरिस्डिक्शन किस पे लगती है, इंफीरियर कोर्ट्स पे, किस पे लगती है बोलिए, इंफीरियर कोर्ट्स पे, लेकिन ये सिविल रेवेन्यू कोर्ट्स में लगती है क्या, नहीं, अरे बोलो यस और नो गाइस, ठीक है, हाई कोर्ट के लिए सेशन कोर्ट इंफीरियर माना जाएगा और सेशन कोर्ट के लिए मैजिस्ट्रेट्स इंफीरियर माने जाएंगे, बोलो हाँ है ना गाइस। तो इनके एक ब्रॉड डिस्क्रिशन है कि वो इंटरफेयर कर सकते हैं जब भी उन्हें लग रहा है लोअर कोर्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कर रहा है, तो ये इंटरवीन करके उनको बचा सकते हैं कि आंसर इज यस। तो एक सुपरवाइजरी रोल है, आप इसको क्या बोल सकते हो, एक सुपरवाइजरी रोल है, जिससे हम क्या इंश्योर कर रहे हैं, प्रोसीजरल फेयरनेस, क्या इंश्योर कर रहे हैं बेटा, प्रोसीजरल फेयरनेस मेंटेन की जा रही है, एक किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हो रहा जुडिशियल प्रोसेस में, इससे हम ये चीजें मेक श्योर करते हैं, इससे हम ये चीजें मेक श्योर करते हैं। यही आपका है रिवीजन का पॉइंट, बोलो किसका पॉइंट है बेटा, ये रिवीजन का पॉइंट, समझ में आया क्या, बोलो हाँ है ना गाइस, अरे बोलिए यस और नो। तो क्या क्या याद रखना है रिवीजन में, बताइए जरा, रिवीजन में क्या क्या याद रखोगे, क्या क्या याद रखोगे रिवीजन में, जल्दी बोलिए। कि दे हैव अ रिवीजनल जुरिस्डिक्शन, who have the revisional jurisdiction, high court and session court, they have a supervisory role against the lower criminal courts, ensuring legality, correctness and regularity of the proceedings. So what they have to do, they have to see whether lower court are doing injustice, and they have to correct the miscarriage of justice if it is caused due to misconception of law, due to irregularity of proceeding, due to neglection of proper safeguards या precautions, है ना, so they have to correct those injustice, they have to correct the miscarriage of justice, bolo yes or no. So what power they have, under 438 they can call for any record, है ना, from the proceeding of any inferior court, they can examine whether sentence have been passed as correct, legal and proper, regular or not. So they can do this at any stage, any stage में वो कर सकते हैं, any stage में वो इंटरफेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहीं इलीगल प्रोसिक्यूट तो नहीं हुआ, गलत तो नहीं किया, बोलो यस और नो, इंफीरियर कोर्ट ने मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तो नहीं किया, बोलो हाँ है ना, कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे, यस, है ना, उनकी जुरिस्डिक्शन में तो किसी भी स्टेज पे चेक कर सकते हैं सेंटेंस जो दी गई लीगल है, सही है ना, बराबर है ना, बोलो यस और नो गाइस, है ना। इवन अगर कोई ये हो गया है सेंटेंस है तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं क्या, यस, किसी का जेल हो गई है तो उसको बॉन्ड पे रिलीज करवा सकते हैं, किस पे रिलीज करा सकते हैं, बॉन्ड पे रिलीज करवा सकते हैं। तो हाई कोर्ट के लिए सेशन कोर्ट कौन बन जाएगा, इंफीरियर, लेकिन ये जो इनका राइट है सिविल और रेवेन्यू कोर्ट पे लगता है क्या, नहीं, सिविल और रेवेन्यू कोर्ट पे ये नहीं लगता, बोलो यस और नो गाइस, ठीक है, इजी है, आसान है, याद रहेगा, बोलो हाँ है ना गाइस, ठीक है, समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, यस और नो ब्रो, वेरी गुड माय क्यूटी स्वीटी पाई, याद रखते हुए अच्छे से मेरे साथ आगे बढ़ते हुए चलो मेरे जाने जाना, ओ जाने जाना, और लाइट आ जाए यार, भगवान भगवान लाइट आ जाए प्लीज,
रिक्वेस्ट है भगवान जी, एक लाइट चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू भगवान जी, एक छोटी सी लाइट दे दो। चलिए भाई, देख तो ये हर लाइट गई है किसी भी क्लास में गई है? यशस्वी चेक कर, बाजू में चेक कर, नहीं इधर चेक कर, ऑफिस में पूछ क्या एक बारी। चलिए नेक्स्ट है, ध्यान देना दोस्तों, है यह लाइट नहीं है? नहीं, इसको खोल तो, कहीं इसमें तो गड़बड़ नहीं है, लगा क्या? हाँ तो यहां नहीं है लाइट, खोल तो रहे इसको। लाइट नहीं है रे इधर रे, बाकी जगह लाइट है रे, ऐसा कैसा रे? लाइट क्यों नहीं है यार यहाँ पे? हाँ यहाँ लाइट नहीं है रे बाबा, लाइट क्यों नहीं है क्लास में? बिल नहीं भरेगा इसका? ये सागर इसका बिल भरेगी नहीं, इस क्लास का लाइट बिल? हाँ तो लाइट नहीं है ना ये क्लास में, अब भी इन्वर्टर खत्म होएगा मेरा क्लास चला जाएगा बेटा। एक मिनट रुको गाइस, हाँ ठीक है कुछ नहीं होता। गणेश सर से पूछ बिल भरे कि नहीं, पता चला बिल नहीं भरे। खोला है क्या इसको तूने? सार के बाजू वाला पूछ तो। नहीं भरे क्या? भरे हैं क्या? तो फिर लाइट क्यों नहीं है? ओ ब्रो, एक तो ये भी नहीं खुल रहा, रहने दे, नहीं खुलने वाला, छोड़, वो पेंट जाम हो गया, छोड़। लेकिन सुनना, लाइट का चेक करवा पहले, दिखा। अंदर डालना पड़ेगा। कैंची टूट गई भाई। हाँ 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 हाँ, एक मिनट ना गाइस, असुविधा के लिए हमें खेद है, चेक की जा रही है लाइट क्यों गई है भाई, असुविधा के लिए खेद है। हाँ कलर से ये हो गया, खींच खींच जोर से, वो बटन दबा कर देखा? चुका मैं करता हूँ भाई, रुक जा यार, खोल वहां से खोल, हाँ खोल। किसको लगी? लगेगी तो क्या होगा, खून निकलेगा ना, डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा मैं, टेंशन मत ले। ले भाई, ले ओ सागर जोर से। क्या यार सागर भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बोले कि मजाक चल रहा है क्या यार सर? चल रहने दे, छोड़ो, मैं अभी तब तक चला रहा हूँ। चलो तो लाइट का पता कर, क्या क्यों नहीं आई है लाइट? अरे श्योर लाइट नहीं है कि अपन फालतू में डर रहे हैं? लेकिन एसी नहीं हो रहा ना चालू, एसी का बटन चालू है क्या? हाँ तो एसी नहीं है ना यार, नहीं है ना लाइट ब्रो, नहीं है ना लाइट सागर। ए भाई इन्वर्टर बंद मत करना, लेक्चर चला जाएगा। नहीं है ना लाइट, शिट मैन। रेस्टर फेस्टर की बात नहीं है, बैठो चले पढ़ाई करते हैं, प्रोसीडिंग से आ जाओ। ठीक है जाने मन, बैठो बैठो अभी बैठो, सब लोग तुम लोग आ जाओ। आई एम सॉरी गाइस, ए बैठना 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 तू। चलिए आ जाइए, प्रोसीडिंग से देखते हैं। कोई बात नहीं यार, लाइट तो है यार, चेंज करना पड़ेगा क्लास, लेकिन क्लास भी नहीं है 2 बजे, माँ कसम हिट हो गया। रख तो, एनीवे जितना होता है उतना करते हैं यार, अभी क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रोसीडिंग।
प्रोसीडिंग का एक ब्रॉड मीनिंग है और बहुत इंक्लूसिव मीनिंग है प्रोसीडिंग का। सिर्फ ये प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल ऑफेंसेस के नहीं, बट इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग सारी आ जाती है, जो क्रिमिनल इंफीरियर कोर्ट्स में भी वो भी। प्रोसीडिंग का मतलब सिर्फ ट्रायल से रिलेटेड नहीं है, कमीशन ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है, प्रोसीडिंग में सब आ जाता है। प्रोसीडिंग में सब आ जाता है भाई साहब, प्रोसीडिंग में सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग, प्रोसीडिंग में सब आ जाता है, इंक्वायरी, कंप्लेन, प्रिलिमिनरी हेयरिंग, है ना, सब कुछ इसमें प्रोसीडिंग में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना इस बात को, है ना। अच्छा, अगर इंफीरियर कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन दिया तो क्या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट रिविजनली पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं? यस, ठीक है, याद रखना। तो इन चीजों को आपको समझ के चलना है। तो क्या याद रखना है, देखो मेरे साथ, प्रोसीडिंग्स का बहुत वाइडर मीनिंग है। इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू कमीशन और ट्रायल ऑफ ऑफेंस, सिर्फ कमीशन और ट्रायल से रिलेटेड नहीं है। प्रोसीडिंग मतलब सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग जो इंफीरियर कोर्ट्स में हो रही है, हो सकता है even though they are not related to any special offense. The real test is not the nature of proceeding but nature of court in which such proceeding is held. अगर कोई कोर्ट इंफीरियर कोर्ट है तो क्या हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के पास रिविजनल जुरिस्डिक्शन है? यस, उनके पास क्या है? रिविजनल जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि हमने बोला ना एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग वो ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसलिए हम वो प्रोसीडिंग का मीनिंग समझ रहे हैं दोस्तों। बोलो हाँ ना गाइस, ठीक है। तो रिविजनल पावर में वो क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? क्या वो किसी ऑफेंडर को रिलीज कर सकते हैं? यस, ठीक है, याद रखना। बोलो हाँ ना गाइस। तो सारे सर्कमस्टांसेस को देख के उन्हें वो यूज करना है। बोलो हाँ ना बेटा, ठीक है ना बेटा। और जब भी हाई कोर्ट आपका रिवीजन डिसमिस करेगा तो वो रीजन जरूर बताएगा। क्या बताएगा? रीजन बताएगा, ठीक है बेटा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है इंटरलोकेटरी ऑर्डर पे आ जाओ। नेक्स्ट किस पे आ जाओ बेटा? इंटरलोकेटरी ऑर्डर। नेक्स्ट कम टू द इंटरलोकेटरी ऑर्डर। अब ये क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा देखना है बोलिए? इंटरलोकेटरी ऑर्डर। सो व्हाट इज इंटरलोकेटरी ऑर्डर वो भी देख लेते हैं। आ जाइए मेरे बेटा, व्हाट इज इंटरलोकेटरी ऑर्डर? इंटरलोकेटरी ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है क्या? जो ऐसे जजमेंट, ऐसी प्रोसीडिंग है जो मेरे को मारा ना बेटा तो वाट लगा दूंगा तेरी, तू भाई सीधा तलवार लेके आया है, मेरे को लग गई ना तलवार बेटा, वाट लग जानी है। ए भाई ये आराम से, हाँ बेटा। एनीवे डर लग रहा है भाई, ये तलवार बच्चे बोलेंगे कर क्या रहे? एक्चुअली वहां ग्रीन पेंट है, वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बिजली के, जिसमें सब बटन फुटन होते हैं ना अंदर, फ्यूज और ये सब, इलेक्ट्रिसिटी मीटर ये नहीं है बे, तो वो सब है यहाँ पे, फ्यूज बॉक्स। तो जो भी है, तो ऐसा है कि उसको ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुल नहीं रहा है, तो ये कर रहे हैं, समझे दादा? अबे मेरे को एक बात बताओ, इसको खोल के करोगे क्या? अगर ट्रिप हुआ होगा तो ऑन करेंगे, हाँ, पर तुम खोल नहीं पा रहे हो ना भाई 10 लोग मिलके, मतलब ये तुम्हारी। एनीवेज इंटरलोकेटरी ऑर्डर पे आते हैं। तुम इधर ध्यान दो सब लोग, ठीक है ना। इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या कहता है? एक मिनट सुनो मेरी बात। इंटरलोकेटरी ऑर्डर मतलब अभी तक केस खत्म नहीं हो, उसके पहले कोई ऑर्डर है, उसे क्या कहते हैं? इंटरलोकेटरी ऑर्डर। एक मस्त क्वेश्चन पूछूंगा, क्या रिविजनल जुरिस्डिक्शन इंटरलोकेटरी ऑर्डर में भी लगता है? नहीं। तो याद रखना, रिविजनल जुरिस्डिक्शन इंटरलोकेटरी ऑर्डर में नहीं होती, है ना। इंटरलोकेटरी ऑर्डर को बीएनएसएस में डिफाइन नहीं हुआ, मतलब जो टेम्पररी नेचर के, प्रोविजनल नेचर के, जो फाइनली केस को डिसाइड नहीं करते, उसे क्या कहते हैं? इंटरलोकेटरी ऑर्डर। ये फाइनल डिटरमाइन करते हैं क्या पार्टीज के राइट्स को? नहीं करते। जैसे एडजर्नमेंट, रिफ्यूजल टू ग्रांट बेल, परमिशन टू अमेंड प्लीडिंग, रिजेक्शन ऑफ सर्टेन एविडेंस, इसे क्या कहते हैं? इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ठीक है। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिससे केस अभी भी जिंदा है, तो वो अभी भी केस फाइनली सॉल्व नहीं हुआ है, तो वो इंटरलोकेटरी नेचर का है। किसके नेचर का है? इंटरलोकेटरी नेचर का है। अरे बोलो यस और नो गाइस, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिससे हमारे राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कि राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, भले वो कॉजी फाइनल नेचर का है, मतलब फाइनल जैसा ही है, कॉजी फाइनल मतलब फाइनल जैसा ही है ना, या भले इंटरमीडिएट हो, लेकिन अगर मेरे राइट्स उससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या रिवीजन अलाउ हो सकता है? यस, वो किस में रिवीजन अलाउ हो सकता है? देखो क्या लिखा है कि भैया रिवीजनल पावर जो है ना, वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर के नेचर में नहीं आता, बार्स नहीं है, ठीक है। ये बार है ताकि फालतू में डिले ना हो केसेस का। अब इंटरलोकेटरी ऑर्डर एक डिबेटेबल इशू है कि कौन सा ऑर्डर इंटरलोकेटरी है या नहीं है। तो जो फाइनल नहीं है, सिर्फ प्रोविजनल है,
उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। तो चेक करना है कि कौन सा इंटरलोकेटरी, तो ये चेक करो कि क्या इससे फाइनली केस डिस्पोज हो रहा है। अगर नहीं हो रहा, केस अभी भी जिंदा है, तो हाँ वो इंटरलोकेटरी है। तो इंटरलोकेटरी मतलब जैसे ग्रांट या कैंसिलेशन ऑफ बेल, एडजमेंट ऑफ केस, ये सबको इंटरलोकेटरी ऑर्डर माना गया। ये सबको क्या माना गया, इंटरलोकेटरी ऑर्डर माना गया। सुप्रीम कोर्ट हाउएवर हेल्ड इंटरलोकेटरी ऑर्डर शुड बी गिवन लिबरल कंस्ट्रक्शन। इसको लिबरल कंस्ट्रक्शन देना है फेयरनेस के लिए, टू एंश्योर फेयरनेस इन द ट्रायल। ठीक है, सो है ना, क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हैज हाउएवर हेल्ड टर्म इंटरलोकेटरी ऑर्डर शुड बी गिवन लिबरल कंस्ट्रक्शन इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर फेयरनेस ऑफ ट्रायल एंड रिविजनल पावर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सेशन कुड बी attracted to intermediate or quasi final order which are not interlocutory in nature। मतलब अगर कोई ऑर्डर इंटरलोकेटरी नहीं लग रहा है, फाइनल जैसा ही लग रहा है, तो भी रिविजनल पावर बीच में आ सकता है। क्या आंसर इज यस, आ सकता है। सो मतलब आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, जल्दी से बताओ, इसमें याद क्या रखना है, जल्दी बताओ। कि वैसे तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर में रिविजनल पावर नहीं आ सकता है ना, क्या, ताकि बात ज्यादा डिले ना हो जाए, तो इस फेयरनेस हो, बोल तो आ सकता है। क्या आंसर इज नो। लेकिन क्या इंटरलोकेटरी है क्या नहीं, तो आपको ये चेक करना है कि अगर केस फाइनली एंड हो रहा है तो वो इंटरलोकेटरी नहीं है, लेकिन केस अभी भी जिंदा है तो इंटरलोकेटरी है। बोलो हाँ है ना गाइस, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अगर कोई नेचर कॉजी फाइनल इंटरमीडिएट का है तो भी रिविजनल पावर एक्सरसाइज हो सकता है, तो हो सकता है। ठीक है, कौन से नेचर का है, कॉजी फाइनल या इंटरमीडिएटरी नेचर का है। ठीक है, ठीक है, इतना ही इसमें याद रखने का। जय हिंद। नेक्स्ट पॉइंट है नो सेकंड रिवीजन। बोलो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नो सेकंड रिवीजन। अब नो सेकंड रिवीजन क्या कहता है, आइए देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज नो सेकंड रिवीजन। चलिए देखते हैं, आ जाओ। सर लंच कितने बजे होगा, लंच होगा बेटा शाम को 4 बजे। मस्ती कर रहा हूँ, प्रे करो ना लाइट आ जाए। लाइट क्या आ जाए, तो लाइट तो है, कोई अलग ही इशू है, ये खुल जाए। नॉनसेंस, खुल नहीं रहा है गधा। हाँ एक्चुअली ये लग गया है ना। गाड़ी की चाबी कब काम आएगी, एक बार रुको यार, एक बार रुक जाओ यार। अब ये किसी से कोई काम जब ना हो तो मोदी सर से होता है वो काम। एक मिनट रुको गाइस, इसकी ऐसी की तैसी माँ कसम। ऐसा कैसा जाम हुआ है बे, हाँ लग रहा है आरी से काटना ही पड़ेगा इसको तो। भगवान कसम, ऐसा जाम कैसे हुआ है। ये वाला पैक, ये वाला क्या, थोड़ा ये ऐसे कर लो ऊपर तो क्या, हाँ थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ, आप इधर से पेंट निकाल लो नीचे पेंट खोल दो, कर। रुको एक मिनट दोस्त, एक मिनट ना दोस्त, एक मिनट ना दोस्त, रुकना दोस्त, करते हैं कुछ दोस्त। तू तो और दबा रहा है, नॉनसेंस और दबा रहा है भाई। नहीं हो रहा है ब्रो, छड्डो, आएगा वो बंदा करेगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा, छोड़ो। चल ठीक है छोड़ो, आ जाओ फटाक से, कोई नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए भाई, सॉरी है गाइस यार, क्या कर सकते हैं। पर नो सेकंड रिवीजन, आ जाइए दादा। अब ये नो सेकंड रिवीजन क्या कहता है, ध्यान देना, ठीक है। एक मिनट, नो सेकंड रिवीजन, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट है नो सेकंड रिवीजन। अब ये नो सेकंड रिवीजन क्या कहता है, बहुत इजी कंसेप्ट है, सुनिएगा ध्यान से। क्या कहता है सुनना, ये कहता है कि सेकंड रिवीजन क्रिमिनल मैटर्स में नहीं हो सकता। सेकंड रिवीजन क्रिमिनल मैटर्स में नहीं हो सकता, मतलब एक बार आपने रिवीजन पिटीशन फाइल की सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो आप सेकंड रिवीजन किसी दूसरे कोर्ट में सेम मैटर को लेके फाइल नहीं कर सकते, ताकि दो कोर्ट आपका मैटर रिव्यू ना कर ले, ठीक है। जिससे
जिससे कि डिले रिड्यूस हो और जस्टिस जल्दी मिले। मतलब आपने अगर मैंने फाइल कर लिया है सेशन कोर्ट में तो एक बार, तो फिर मैं सेम मैटर को लेके किसी दूसरे कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकता हूं क्या? नहीं। मतलब जैसे मैं सेशन में फाइल किया तो हाई कोर्ट नहीं जा सकता, हाई कोर्ट में फाइल किया तो सेशन कोर्ट नहीं जा सकता। अरे बोलो यस और नो। क्या मैं डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता हूं बिना सेशन कोर्ट जाए? यस मैं जा सकता हूं। ठीक है, अगर सेशन कोर्ट को लग रहा है कि हाई कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है तो वो भी क्या मेरा मैटर डायरेक्टली हाई कोर्ट भेज सकते हैं क्या? आंसर इज यस। लेकिन फिर मैं वापस से फ्रेश रिवीजन फाइल कर पाऊंगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली। तो बेसिकली याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑब्वियसली। सो ये अलाउ करता है रिविजनल कोर्ट को कि वो इंक्वायरी करे, है ना, एविडेंस देखे, सब देखे एंड डिसाइड करे। लेकिन सेकंड रिवीजन अलाउड नहीं है, ताकि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ना हो, जुडिशियल एफिशिएंसी रहे, कॉन्ट्रडिक्शन डिसीजन ना आ जाए। सो ये ही इतना सा पॉइंट है। देखिए आप एक ही रिवीजन फाइल कर सकते हैं सेशन जज के पास में, एक ही रिवीजन फाइल कर सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को। It permits only one revision if application is made to session judge, and अगर उसे लगा तो वो हाई कोर्ट में रेफर कर सकता है। ठीक है, अगर उसे लगा कि हाई कोर्ट में जाना चाहिए तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। हाँ, लेकिन क्या सेकंड रिवीजन फाइल कर सकते हो क्या? हाँ, हाई कोर्ट के पास है तो सेशन में फाइल कर दिया, सेशन के पास है हाई कोर्ट में फाइल कर दिया, वैसे वर्सा कर दिया। ये खेल रहे होगे क्या? पागल हो गए? नहीं। तो लेकिन क्या आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो बिना सेशन कोर्ट जाए? यस। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बार सेशन चले गए तो बाद में हाई कोर्ट जा पाओगे क्या अनदर रिवीजन के लिए? नहीं। तो ऐसा दो रिवीजन के लिए नहीं खेल सकते, एक ही जगह खेलो, दो जगह नहीं खेल सकते। बराबर है कि सही है क्या? यस। तो रिवीजन कोर्ट फिर इंक्वायरी करेगा, चेक करेगा सारी चीजें। बोलो हाँ है ना गाइस? तो बस इतना याद रखना, सेकंड रिवीजन अलाउड नहीं है। कुल मिला के कहानी इतनी सी है। बोलो यस और नो गाइस? ठीक है। नेक्स्ट पूरा प्रोसीजरल पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, अच्छे से करना है इसको। सेशन कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन, नाम क्या है इसका? सेशन कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन। बड़ा पार्ट है, आइए देखते हैं। ठीक है, यहां तक पहले देखते हैं, फिर यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, पहले क्या है, नाम क्या है बोलिए? सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। बोलो क्या है नाम? सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। ठीक है, नाम है इसका सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। मतलब कि किस तरीके से रिवीजन चलेगा उसके ऊपर पूरा आपको प्रोसीजरल पार्ट दे दिया है। इसको अच्छे से सुन लो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, नाम है इसका सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। ये कहता है कि सेशन जज कोई भी रिकॉर्ड खुद से बुला सकता है और इसके पास सारे पावर है हाई कोर्ट के एरर को करेक्ट करने के लिए। सेशन जज के पास ब्रॉड एक रिविजनल जुरिस्डिक्शन है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। तो एक बार रिवीजन सेशन जज के पास जाता है तो जो रूल्स हाई कोर्ट के लिए लगते थे वही सेम रूल्स किसके लिए लगेंगे? सेशन जज के लिए लगेंगे। बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है ना? तो सेम रूल्स में हाई कोर्ट की जगह सेशन जज हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति रिवीजन फाइल करता है सेशन जज के पास तो क्या वह बाद में हाई कोर्ट के पास रिवीजन फाइल कर सकता है? नहीं। और सेशन जज का डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा, है ना? एक ही रिवीजन अलाउड है, दो रिवीजन अलाउड है क्या? नहीं। 10 रिवीजन नहीं कर सकते। अच्छा, हाई कोर्ट के क्या रिवीजनल पावर है? तो हाई कोर्ट और इन दोनों के एक ही है। तो ये क्या कर सकता है? कोई भी खुद से या किसी की पिटीशन से किसी भी फाइंडिंग को, सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, लीगल करवा सकते हैं, एडिशनल एविडेंस मंगा सकते हैं, किसी को माफी दे सकते हैं। बोलो यस और नो गाइस? ठीक है। अच्छा, सेशन जज के पास कोई ऑलरेडी रिवीजन है तो हाई कोर्ट ले सकता है क्या? नहीं। लेकिन अपील ले सकता है क्या? यस। अच्छा, मान लो या तो अपील अलाउड थी लेकिन उसने नहीं लिया बंदे ने, तो क्या रिवीजन अलाउ हो सकता है अब? मतलब अपील अलाउ थी बट नहीं लिया तो अलाउ हो सकता है क्या? आंसर इज यस। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है देखिए। तो सेशन जज सारे पावर यूज कर सकता है जो हाई कोर्ट कर सकता था, है ना? जो हाई कोर्ट कर सकता था और वही रूल्स उसको लगेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है कि एप्लीकेशन फॉर रिवीजन मे बी फाइल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन बिफोर सेशन जज। आप सेशन जज के पास जा सकते हो और सेशन जज के पास गए तो उसी का डिसीजन फाइनल होगा और फिर हाई कोर्ट के पास जा पाओगे क्या? नहीं। तो थस व्हाइल हेयरिंग अ केस रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड फॉर रिवीजन बाय हिमसेल्फ, सेशन जज के पास हाई कोर्ट के पावर है ना? अगर सेशन बंदा या तो हाई कोर्ट जा सकता है सेशन कोर्ट रिवीजन के लिए, तो वो जहां पे भी जाएगा उसके बाद वाइस वर्सा जा पाएगा क्या? नहीं। ठीक है। एडिशनल सेशन जज shall have and may exercise all power with session judge have। सेशन जज के पास जो पावर है वो एडिशनल सेशन जज के पावर है। ठीक है। अब हाई कोर्ट की क्या पावर है हम ये देख लेते हैं। सेक्शन 442 बोलता है हाई कोर्ट, जिसको हम कोर्ट ऑफ रिवीजन कहते हैं, उसके पास पावर है, वो एक्सरसाइज कर सकता है अपना रिवीजनल पावर इंफीरियर कोर्ट के किसी सेंटेंस को, फाइंडिंग को लीगल
रेगुलर करेक्ट करने के लिए, वो इवन किसी बंदे को माफ कर सकता है, किसी को जेल से माफी दे सकता है, कर सकता है कि नहीं ये सब? यस, खुद से कर सकता है या तो किसी की एप्लीकेशन से कर सकता है। बोलो हाँ है ना गाइस? लेकिन उसकी दो ही लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता था लेकिन वो कहां चला गया? सेशन जज चला गया रिवीजन को लेके, तो क्या हाई कोर्ट रिवीजन लेगा? नहीं, क्योंकि वो सेशन जज के पास रिवीजन लेके चला गया, तो हाई कोर्ट अब रिवीजन नहीं लेगा। लेकिन अपील हो सकती थी, लेकिन वो बंदे ने लिया नहीं। अपील हो सकती थी लेकिन नहीं लिया, अब क्या होगा? हाँ, अपील हो सकती थी बट बंदे ने नहीं लिया, तो क्या होगा जल्दी बताइए? अपील हो सकती थी बट बंदे ने नहीं लिया। क्या लिखा है? वेयर अपील लाइज बट इट वाज नॉट अवेल्ड बाय पर्सन, नो रिवीजन कैन बी एंटरटेन्ड बाय हाई कोर्ट एट इंस्टेंस ऑफ पार्टी हु कुड हैव अपील्ड बट डिड नॉट सो। हाई कोर्ट may even direct additional evidence to be taken in revision against discharge of accused, but otherwise the jurisdiction of high court, even in criminal revision, it is drastic, restricted, and it cannot be embark upon reappointment of the evidence। हमने, मैंने बोला था ना यहीं तक पहले पढ़ना है, तो इसी को पहले पूरा आप समझ लीजिए। नाम क्या है इसका? बोलिए बोलिए, नाम क्या है बेटा इसका? सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। तो क्या क्या याद रखना है? अच्छे से शांति से सुनिए। सबसे पहले, क्या सेशन जज कोई भी रिकॉर्ड अपने पास बुलवा सकता है? क्या रिविजनल पावर एक्सरसाइज कर सकता है? यस। कौन कर सकता है? सेशन जज। इसके लिए क्या वो एरर को, लॉ को करेक्ट करवा सकता है? यस। लोअर कोर्ट की फाइंडिंग प्रोसीजर को करेक्ट कर सकता है? यस। ठीक है, उसके पास किसके पावर्स हैं? जो हाई कोर्ट के पास थे। बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है, अगर सेशन जज के पास गए तो क्या सेकंड डिवीजन हाई कोर्ट में जा सकते हैं? सेम पर्सन सेम मैटर को लेके जा सकता है? नहीं। अच्छा, अगर सेशन जज ने रिजेक्ट कर दिया तो भी जा सकते हो क्या? तो भी नहीं जा सकते। एडिशनल सेशन जज के पास सेम पावर है जो कि सेशन जज के पास थे रिवीजन को लेके। बोलो हाँ ऐसे और नो गाइस? ठीक है। अच्छा, अगर आपने हाई कोर्ट जाना था लेकिन आप सेशन कोर्ट चले गए, हाँ, या सेशन जाना था हाई कोर्ट चले गए, बाद में कहीं और जा पाओगे क्या? नहीं। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के लिए रिविजनल पावर्स है क्या? नहीं है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, हाई कोर्ट जो है वो क्या लीगैलिटी करेक्ट कर सकता है इंफीरियर कोर्ट की? यस। इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है? यस। एडिशनल एविडेंस मंगा सकता है? यस। किसी को माफी दे सकता है? यस। लेकिन अगर सेशन जज के पास चले गए तो हाई कोर्ट रिवीजन ले सकता है? नहीं, तो नहीं ले सकता। बोलो यस और नो गाइस? अपील अवेलेबल थी लेकिन यूज नहीं हुई, तो मैंने बहुत गलती से बोला था अलाउड है, तो भी रिवीजन अलाउड नहीं है। लिखा है ना यहाँ पे, अपील अवेलेबल, ये देखो लिखा है अपील लाइज बट नॉट अवेल्ड। ऐसे केस में भी क्या लिखा है? नो रिवीजन। मतलब अपील अवेलेबल थी, वो यूज नहीं, तो भी रिवीजन फाइल नहीं कर सकते हाई कोर्ट में, तो भी रिवीजन फाइल नहीं कर सकते, है ना। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना। क्या हाई कोर्ट सेशन कोर्ट खुद से कोई मामला ले सकते हैं? यस। ठीक है, अरे बोलो यस और नो गाइस? ठीक है, याद रखना इस बात को। क्या इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं? यस, ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, क्या वाइस वर्सा सेशन कोर्ट के पास है तो मामला हाई कोर्ट जा सकता है बाद में, और हाई कोर्ट के पास है सेशन कोर्ट जा सकता है? नहीं। सेकंड रिवीजन अलाउड नहीं है। बोलो सेकंड रिवीजन अलाउड नहीं है। ठीक है, याद रहेगा क्या? चलिए, ग्रेट है भाई। ठीक है बेटा, है ना। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट वाले और इंपॉर्टेंट है। अब जो पढ़ने वाले हैं वो और इंपॉर्टेंट है, इससे भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने बजे बेटा? 1:15 हुआ है क्या? कितना बाकी है इसके बाद? बस जल्दी हो जाएगा। फिर आर्ट ऑफ एडवोकेसी तक करवा देता हूँ। कहां तक? आर्ट ऑफ एडवोकेसी का छोटा सा पॉइंट है, वो भी कर लेते हैं। यदि इससे कनेक्टेड नहीं है लेकिन कर लेते हैं, साथ में है तो। ठीक है, अरे बोलो हाँ है ना? ठीक है भैया, चलिए जल्दी से इसको फटाफट करते हैं बाकी का। सेक्शन 442, 5 मिनट में सुनो। हाई कोर्ट जब भी रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो वो बहुत सारे पावर्स यूज कर सकता है। ठीक है, जो बहुत सारे पावर यूज कर सकता है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। बहुत सारे पावर्स यूज कर सकता है जो अपील में करता था, लेकिन उसके बहुत सारे क्या हैं? एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, वो बहुत सारे क्या हैं? एक्सेप्शंस हैं। कर सकते, बहुत सारे क्या हैं? एक्सेप्शंस हैं। उसके क्या एक्सेप्शंस हैं? ध्यान देना। अपील में वो एक्विटल से कन्विक्शन कर सकता था, कन्विक्शन से एक्विटल कर सकता था। मतलब खासकर एक्विटल से कन्विक्शन कर सकता था, उसकी बात करते हैं। अपील में क्या कर सकता था? एक्विटल से कन्विक्शन। रिवीजन में एक्विटल से कन्विक्शन नहीं कर सकता, पहला पॉइंट। रिवीजन में क्या नहीं कर सकता? एक्विटल से कन्विक्शन नहीं कर सकता। माफ था तो वो दोषी नहीं हो सकता रिवीजन में, हाँ याद रखना। ठीक है, अपील में वो इंटरफेयर कर सकता था,
अपील में वो इंटरफेयर कर सकता था गिल्ट को लेके, किसको लेके, गिल्ट को लेके, ठीक है, इंटरफेयर कर सकता था गिल्ट को लेके, लेकिन यहां पे सिर्फ तब कर सकता है जब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, यहां पे सिर्फ तब कर सकता है, गिल्ट को लेके सिर्फ तब इंटरफेयर कर सकता है जब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, ठीक है। अपील में अक्यूज को सुनते थे डिसमिस करने के पहले, अपील में अक्यूज को सुनते रहे डिसमिस करने के पहले, यहां पे सिर्फ तब सुनेंगे जब अक्यूज के लिए कोई चीज प्री जुडिशियल है, जब अक्यूज के लिए क्या है, कोई चीज प्री जुडिशियल है तो ही सुनेंगे, अदरवाइज हो सकता है उसको ना सुने, अदरवाइज हो सकता है उसको ना सुने। तो याद रखना दोस्तों, अपील और रिवीजन में किसका पावर वाइडर है, ऑल्दो रेस्ट्रिक्शंस है कि आप एक्विटल को कन्विक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रिवीजन का पावर वाइडर है, क्योंकि इसमें आप इरेगुलरिटी करेक्ट करते हो इवन इफ अपील फाइल नहीं हुई है, ठीक है। रिवीजन आपको अलाउ कर सकता है इवन आफ्टर डेथ ऑफ अक्यूज्ड, इवन आफ्टर डेथ ऑफ अक्यूज्ड, बोलो यस और नो। इसमें आप सुओ मोटो भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सुओ मोटो। लेकिन इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग में अपील हो सकती है क्या, नहीं, इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग में अपील नहीं हो सकती। अरे बोलो यस और नो गाइस, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर एक्विटल हुआ था इनवैलिड कंपाउंडिंग के बेसिस पे, तो हाई कोर्ट क्या सेट असाइड कर सकता है एक्विटल को, यस तो कर सकता है, बोलो हाँ या ना गाइस, तो कर सकता है। अच्छा वो रीट्रायल ऑर्डर कर सकता है, कब रीट्रायल ऑर्डर कर सकता है, अगर इलीगैलिटी थी उसकी फाइंडिंग्स में, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था, बोलो यस और नो। लेकिन रीट्रायल विस एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाना चाहिए, कब दिया जाना चाहिए, एक्सेप्शनल केसेस में। आओ पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, हाई कोर्ट का रिविजनल पावर कोर्ट ऑफ अपील जैसा ही है, लेकिन फर्क है। अपील के केस में क्या होता था, जल्दी बताओ, अपील के केस में क्या होता था, बताइए। अपील के केस में आप एक्विटल को कन्विक्ट कर सकते थे और वाइस वर्सा कर सकते थे, लेकिन रिवीजन में आप एक्विटल को कन्विक्ट नहीं कर सकते। एक्विटल को कन्विक्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि एक्विटल को कन्विक्ट नहीं कर सकते। अरे बोलो यस और नो, किसको क्या नहीं कर सकते, फिर से बोलो, एक्विटल को कन्विक्ट नहीं कर सकते। दूसरा है कि हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता था इफ इट इज सेटिस्फाइड अबाउट गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड, है ना। अपील में क्या कर सकता था बेटा, हाँ बेटा, अपील में क्या कर सकता था हाई कोर्ट, जल्दी से बताओ, अपील में क्या कर सकता था, वो इंटरफेयर कर सकता था। कब इंटरफेयर कर सकता था, अगर वो सेटिस्फाइड है गिल्ट ऑफ अक्यूज को लेके, किसको लेके, गिल्ट ऑफ अक्यूज को लेके सेटिस्फाइड है, तो वो क्या कर सकता था मेरे बेटा, इंटरफेयर कर सकता था। मतलब जैसे मान लो अगर आपने, कोर्ट ने किसी को चोर है और उसको माफ कर दिया कोर्ट ने, वो बोला छोड़ दिया, तो हाई कोर्ट इवेल्युएट कर सकता है एविडेंस, है ना, चेक कर सकता है केस को, ठीक है। अपील में ये कर सकता है, क्या कर सकता है अपील में, सबसे बड़ी बात, एक्विटल को कन्विक्शन में बदल सकता है। लेकिन रिवीजन फाइल हुआ तो क्या एक्विटल को कन्विक्शन में बदल सकता है, वो तो नहीं कर सकता। वो कर सकता है क्या, बोलो हाँ या ना गाइस, अरे तुम बताओ कर सकता है क्या यार, हाँ ये तो नहीं कर सकता। कर सकता है क्या, मतलब गिल्ट को लेके वो सेटिस्फाई, गिल्ट को लेके क्या कर सकता है बेटा, इंटरफेयर कर सकता है। किसमें इंटरफेयर कर सकता है, फिर से बोलो, अपील में। किसमें बेटा, अपील में। वाइडर पावर है, मतलब ये हो गया, री अप्रिशिएट कर सकता है एविडेंस को, क्रेडिबिलिटी चेक कर सकता है, फाइंडिंग्स सब्स्टिट्यूट कर सकता है। बोलो यस और नो गाइस, अगर सेटिस्फाई वो अक्यूज गिल्टी है तो इंटरफेयर कर सकता है। अरे बोलो हाँ है ना, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन रिवीजन में पावर बहुत नैरो है, रिवीजन में पावर बहुत नैरो है। इसमें इंटरफेयर गिल्ट को लेकर आप सिर्फ तब कर सकते हो जब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, जब बहुत ही इरेगुलरिटी हुई है, जब इलीगैलिटी है, साफ समझ में आ रहा है, तो ही आप जा सकते हो, अदरवाइज जा नहीं सकते। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट कहता है कि अपील डिसमिस होगी, अपील तब तक डिसमिस नहीं होगी जब तक रीजन ना दे, जब तक रीजन ना दे। और यहां पे रीजन वीजन या बोलने का मौका तभी देंगे जब बहुत ही प्रीजुडिशियल है, जब क्या है, बहुत ही प्रीजुडिशियल है। वैसे रिवीजन में भली आप ये नहीं कर सकते एक्विटल को कन्विक्ट, लेकिन फिर भी इसका पावर बहुत वाइडर है फिर इसमें, क्योंकि आप इरेगुलरिटी करेक्ट करते हो। अरे बोलो हाँ है ना गाइस, इसको डेथ के बाद भी यूज करते हो, बोलो हाँ है ना गाइस। इसमें आप खुद से कोई रिकॉर्ड्स मंगा सकते हो अपने पास, है ना, बोलो हाँ है ना गाइस। लेकिन क्या इंट्रोडक्टरी ऑर्डर में ये पास हो सकता है क्या, नहीं। इंटरलोकेटरी ऑर्डर में रिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखना इस बात को। बोलो हाँ है ना गाइस। हाई कोर्ट इज नॉट एम्पावर्ड टू सेट असाइड ऑर्डर ऑफ एक्विटल इन एक्सरसाइज ऑफ रिविजनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, इज नॉट एम्पावर्ड टू सेट असाइड ऑर्डर ऑफ एक्विटल इन एक्सरसाइज ऑफ, मतलब किसी को लोअर कोर्ट ने किसी को माफ कर दिया तो क्या हाई कोर्ट उसे चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता रिविजनल पावर में। लेकिन अगर एक्विटल कंपाउंडिंग के बेसिस में हुआ और कंपाउंडिंग इनवैलिड है, या फिर मतलब गलत हुआ है, वो जो एक्विटल हुआ है कंपाउंडिंग के बेसिस पे हुआ है, वो कंपाउंडिंग इनवैलिड है, तो सेट असाइड कर सकता है क्या, आंसर इज यस। हाई कोर्ट के पास वैसे तो पावर नहीं है सेट असाइड करने का,
एक्विटल या एक्विटल से कन्विक्शन करने का, लेकिन क्या वो रीट्रायल ऑर्डर कर सकता है? यस। कब रीट्रायल ऑर्डर कर सकता है? अगर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, एकदम ही गलत हो रहा है, तो कर सकता है क्या? आंसर इज यस। लेकिन जब भी वो रीट्रायल ऑर्डर करेगा, जब भी वो क्या करेगा? रीट्रायल ऑर्डर करेगा, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में करेगा। कब करेगा? बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में करेगा। बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में करेगा। इजी है बेटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा घर में अच्छे से। बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है। और लास्ट के 2-3 पॉइंट से फटक से कर ले क्या? चलिए, तो लास्ट के 2-4 पॉइंट्स हैं, जल्दी से निपटाते हैं और इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट है नो रिवीजन व्हेन राइट टू अपील एग्जिस्ट, है ना। मेन क्लास में ही हमने ये सब पढ़ा है गाइस, ये वाला रिवीजन वाला हमने मेन क्लास में ही पढ़ा है, ठीक है ना बेटा, है ना। जो मेन क्लास की थी हमने यही वाला पढ़ा था उसमें। चलिए फटाफट जो बाकी के हैं वो देखते हैं। सबसे पहला, अगर अपील है तो रिवीजन हो सकता है क्या? नहीं, याद रखना। अगर आपके पास राइट टू अपील था लेकिन आपने यूज नहीं किया तो आप रिवीजन यूज नहीं कर सकते। मतलब मैं कन्विक्ट था, वहां अपील मैं कर सकता था, लेकिन मैंने रिवीजन फाइल कर दिया, तो क्या मेरे को एंटरटेन होगा? नहीं। रिवीजन कब नहीं हो सकता? जब राइट टू अपील है। अगर राइट टू अपील नहीं है तो ही रिवीजन हो सकता है। पहला पॉइंट। क्या रिवीजन को अपील मान सकते हैं? 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 बोलो, क्या लग रहा है दोस्तों? तो यस कहता है। हाई कोर्ट कैन ट्रीट रिवीजन एज अपील, है ना, एंड डील विद इट अंडर एपेलेट जुरिस्डिक्शन। इट कैन डू सो व्हेन अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ इंफीरियर कोर्ट लाइज बट पिटिशनर फाइल्ड रिवीजन। अपील हो सकती थी लेकिन आपने रिवीजन फाइल कर दिया गलत बिलीफ में कि अपील नहीं है, तो हाई कोर्ट चाहे तो रिवीजन को क्या मान ले? अपील। वैसे तो रिवीजन नहीं हो सकता, लेकिन चाहे तो मान सकता है। क्या आंसर इज यस, ठीक है, चाहे तो मान सकता है, ठीक है, याद रखना। बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है, बोलो यस और नो। अच्छा, हाई कोर्ट चाहे तो क्या सेंटेंस बढ़ा सकता है? सेंटेंस इंक्रीज कर सकता है, हाँ। अगर उसे लग रहा है ग्रॉसली इनएडिक्वेट है, अगर उसे क्या लग रहा है? ग्रॉसली इनएडिक्वेट है, तो बढ़ा सकता है। नोटिस जरूर देंगे अक्यूज को, इसके लिए नोटिस जरूर देंगे। किसको बेटा? अक्यूज को, ठीक है। नोटिस जो है वो जरूर देंगे। बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है, ग्रॉसली इनएडिक्वेट है तो बढ़ा तो जरूर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या देंगे बेटा? नोटिस जरूर देंगे। किसको? अक्यूज को, ठीक है, याद रखना इस बात को। बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है। अच्छा, क्या रिड्यूस कर सकते हैं? क्या सजा कम भी कर सकते हैं? यस। अगर उसे लग रहा है बहुत हार्श है तो रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जितना मिनिमम बताया गया उतना तो करना देना ही पड़ेगा। जितना मिनिमम बताया उतना तो देना ही पड़ेगा। बोलो हाँ है ना गाइस? जितना मिनिमम बताया उतना तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। हाई कोर्ट क्या एविडेंस को रीअसेस कर सकता है? क्या इंटरफेयर कर सकता है करेंट फाइंडिंग से? नहीं। जब तक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं है, जब तक लीगल एरर नहीं है, तब तक वो फैक्ट फाइंडिंग नहीं कर सकता। मतलब वापस से वो रीअसेस कर रहा है एविडेंस को, वापस से इंटरफेयर कर रहा है करेक्ट कॉन्करेंट फाइंडिंग्स में, वो अलाउड नहीं है। जब तक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, जब तक लीगल एरर ना हो, तब तक वो करना अलाउड नहीं है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ है ना? हाँ, थोड़ा फास्ट पढ़ा है लेकिन समझ आया क्या? बताइए दोस्तों, कौन दोस्तों, टेल मी दोस्तों, जिन्होंने ये कभी नहीं पढ़ा है, कभी भी नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो एक बार थोड़ा पढ़ना पड़ सकता है ना। मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ एंड क्योंकि मैंने जो यूनिक के बाहर के बच्चे उनको शायद थोड़ा टफ लगे। यूनिक के बच्चों ने तो क्लास में मेरे से ये पढ़ा हुआ है तो दिक्कत नहीं आई होगी 100%। जो जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं शायद उनको थोड़ा टफ लगे, तो मैंने जो पढ़ाया उसके बाद एक बार आप रीड मार लोगे ना तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक बार घर पे क्या कर लेना, सिर्फ जस्ट रीड भी मार लिए ना, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बोलो हाँ है ना गाइस? अरे बोलिए यस और नो। जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हैं कमेंट करके बताइए यहां तक समझ में आया क्या। तो फिर आर्ट ऑफ एडवोकेसी को फटक से देखते हैं शॉर्ट में, और फिर एक ब्रेक देता हूं, और ब्रेक के बाद में आके सीपीसी का रेफरेंस रिव्यू रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रेफरेंस रिव्यू रिवीजन सीपीसी का। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, पहले बताओ हाई कोर्ट सेंटेंस बढ़ा सकता है अगर उसे लग रहा है कम है तो? बोलो हाँ है ना गाइस? ठीक है, बोलो यस और नो। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, गवर्नमेंट प्लीडर अलर्ट कर सकते हैं हाई कोर्ट को कि गलत सेंटेंस है, लेकिन हाई कोर्ट को ये खुद से एक्शन लेना है। कैसे लेना है? खुद से। जब उसको खुद को लगेगा तो ही करना है। बोलो हाँ है ना गाइस? और मैक्सिमम कितनी लगा सकता है? कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जितनी लॉ ने प्रिस्क्राइब किया हो, जितनी मैक्सिमम लॉ ने प्रिस्क्राइब किया हो, उतनी मैक्सिमम जा सकता है। बोलो हाँ, लेकिन ये करने के पहले एक शो कॉज नोटिस देगा क्या अक्यूज को? यस, जरूर, 100%। बोलो हाँ है ना गाइस? अपूर्वा कह रही है सर दिस रिवीजन इज ट्रूली वेरी हेल्पफुल। सर जरूर से हथौड़ा मारो खुल जाएगा।
चलिए ठीक है भाई, ओके है। चलो एक फटाक से ये देख लेते हैं क्या बेटा, हाँ बेटा क्या देख लेते हैं बेटा, एक रेफरेंस रिवीजन का छोटा सा पार्ट है, एकदम छोटा सा, एकदम फटाक से देख लेते हैं। वैसे तो हमने ये सब किया हुआ है क्लास में, एक छोटा सा मेन एक छोटू सा पार्ट है, फटाक से मेरे साथ देख लो एकदम से, और इसको खत्म करते हैं और फिर आके सीपीसी का रेफरेंस रिवीजन करेंगे और ये चैप्टर को निपटा देंगे दोस्तों। बस लाइट ना जाए भगवान, थोड़ा सा बचा हुआ है, लाइट ना जाए भगवान, प्लीज भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, लव यू टू भगवान जी। कराता हूँ कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। चलिए एनीवेज कहां थे हम लोग, कहां थे बेटा, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन वाले पार्ट था, फटाक से देख लेते हैं। अमेंडेड आईसीएसआई गाइडलाइंस फॉर अटायर एंड कंडक्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज 2020। एक बार शॉर्ट में फटाक से देखते हैं इसको, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये एंड एप्लीकेबिलिटी शॉर्ट में सुनिएगा इसको, बहुत इजी है, आसान है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो इंट्रोडक्शन क्या कहते हैं कि अटायर से क्या रिफ्लेक्ट होती है, आपके अटायर से आपकी क्या रिफ्लेक्ट होती है, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल, प्रोफेशनल। जब आप अपीयर होते हो बहुत सारी बॉडीज के बीच में, तो आप कैसे कपड़े पहनते हो उससे क्या बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आंसर इज यस, सीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपीयर होते हो तो आप वॉल्यूम मतलब बहुत स्पीक करता है, मतलब बहुत ज्यादा बातें होती है प्रोफेशनलिज्म के बारे में एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में बात होती है जब आप सामने कहीं पे अपीयर होते हो और अपने आप रिप्रेजेंट करते हो अलग अलग बॉडीज के सामने। बोलो हाँ है ना गाइस, बराबर है, सही है कि नहीं है ना। सो रिकॉग्निशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक अच्छी हमारी अटायर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। रिकॉग्निशन मिलता है कंपनी सेक्रेटरी को जब वो अपीयर होते हैं क्लाइंट के बिहाफ में अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ये बहुत ही कंडीशन ये है कि आपका ड्रेस आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ड्रेस क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो अभी तक कोई ड्रेस कोड जो था वो अनरिटन था, उसके ऊपर नहीं था कोई फॉर्मल रिटन ड्रेस कोड नहीं था कंपनी सेक्रेटरीज के लिए जब वो अपीयर होते हैं, तो एक ड्रेस कोड बना दिया गया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव ड्रेस कोड बनाने के क्या थे, ऑब्जेक्टिव ये थे ड्रेस कोड बनाने के, क्या नहीं आई ना, ड्रेस कोड क्या कर रहा है, छोड़ो यार, इधर ध्यान दो बेटा, बस मेरे को मत मार देना। हाँ जी, सो इसके गोल क्या थे, क्यों अटायर के लिए, खुल गया, ट्रिप हुआ था, लाइट आ गई, जियो मेरे लाल, जियो जियो, नॉनसेंस फिर गई। ये ट्रिप क्यों हुआ था, पर ट्रिप ऐसे नहीं होता, कोई रीजन होता है ट्रिपों का, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, मतलब ऐसी थोड़ी ट्रिप होता है कभी भी, ऐसी क्या बता रहा, ज्यादा पावर पे चला जाए तो हो जाऊंगा तो कुछ ठीक है ना। पावर उस पे चला चल छोड़ना, हटा, छो, लाइट आ गई, 3:30 तक तो क्लास चलेगी, मतलब मिनिमम साइड, फालतू फास्ट फास्ट पढ़ाया, मेरे को लगा लाइट चली जाएगी एकदम से, फट खत्म करता हूँ। चलो एनीवे, अभी ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान देना, थैंक्स, आई लव यू। चलो कोई नहीं यार, एसी चला दो इसी बात पे भाई, गर्मी में मर रहे हैं। चलिए भाई अभी ध्यान देंगे, आज ये दोस्त ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अटायर पूरा क्यों लाया गया, आराम से पढ़ो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इस ये पूरा जो स्टैंडर्ड लाया इसके पीछे क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्या है, जरा इसको समझते हैं। पहले तो ये समझिए आप लोग मेरे साथ में कि ये इसका इंट्रोडक्शन समझिए, है ना। इसका पहले तो क्या समझिए मेरी जान बनारस की पान, इसका इंट्रोडक्शन समझिए कि कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनलिज्म रिफ्लेक्ट करता है, अपीयर होता है कितनी बॉडीज के सामने, है ना, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो एक ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है और इसी के लिए आया। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि एक स्टैंडर्ड ऑफ एटिकेट्स का एंड डिकोरम मेंटेन करे कंपनी सेक्रेटरी जब वो बहुत सारी अथॉरिटीज के सामने अपीयर हो रहा है, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो, रिस्पेक्ट हो, अथॉरिटी के लिए प्रोफेशनलिज्म रहे, है ना जी, ये था। तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि एक गाइडलाइंस हो कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, क्या सूटेबल है क्या अनसूटेबल है, वो बता दिया जाए, और एक एनहांस किया जाए प्रोफेशनल इमेज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। क्या किया जाए, एनहांस किया जाए प्रोफेशनल इमेज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सो बेसिकली
समझ आया क्या ऑब्जेक्टिव है नए गाइडलाइंस आने के, कि क्या गाइडलाइंस है, जब कंपनी सेक्रेटरी को क्यों बताए जा रहे हैं, ये क्यों बताया जा रहा है, नए जो ये आ रहे हैं क्या बोलते हैं इसको, गाइडलाइंस आई है ड्रेस कोड को लेके, वो क्यों आई है, दिस इज द रीजन क्यों आई है। तो उसका रीजन ये है कि एक स्टैंडर्ड बता दी जाए एटिकेट्स को लेके, डिकोरम बता दिया जाए जब वो अलग अलग अथॉरिटीज के सामने जा रहा है, प्रोफेशनल बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट करे कंपनी सेक्रेटरी, रिस्पेक्टफुल रहे अथॉरिटीज के सामने और डिग्निटी मेंटेन करे प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की। कंपनी सेक्रेटरी का अटायर में बता दिया जाए क्या अनसुटेबल है, क्या अनकन्वेंशनल है, क्या इनअप्रोप्रिएट है, एंड एक प्रोफेशनल इमेज कैरी करे और उसको एनहांस किया जाए। इसके लिए बेसिकली ये आया। अरे बोलो हाँ ना गाइस, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे, तो ये कंपनी सेक्रेटरीज के लिए जो एम्प्लॉयमेंट में है, प्रैक्टिस में है, दोनों में, उनके लिए। तो जब भी वो अपीयर होते हैं स्टैट्यूटरी या क्वासी जुडिशियल बॉडीज में, तो कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस अपने जब क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तब भी क्या उन्हें ये फॉलो करना है, आंसर इज यस, उन्हें ये फॉलो करना है। ये वैसे हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार वापस से इसको देखते हैं। पढ़े क्या हमने कि नहीं पढ़े बताओ? 100% पढ़े। याद आया क्या कि भूल गए तुम लोग, कि याद है कि भूल गए? तो फटाक से देखते हैं। लॉन्डो के लिए मेरा मतलब है लड़कों के लिए क्या है भाई साहब बताइए। हाँ भाई लड़कों के लिए क्या है, तो उनके लिए नेवी ब्लू सूट, कोट एंड ट्राउजर, प्लेन एंड सॉलिड कलर्ड। ठीक है, तो लड़कों के लिए भाई साहब नेवी ब्लू सूट है, कोट ट्राउजर प्लेन सॉलिड कलर्ड, या फिर नेवी ब्लू ब्लेजर ओवर अ सोबर प्लेन एंड कलर्ड, नेवी ब्लू ब्लेजर ओवर सोबर प्लेन या सॉलिड कलर ट्राउजर, प्रेफरेबली लाइट ग्रे। ट्राउजर कौन से कलर की? प्रेफरेबली लाइट ग्रे। फैब्रिक ऑफ कोट ब्लेजर मे बी एज पर वेदर। ठीक है भाई, उसके बाद में नेवी ब्लू नेक टाई प्रेफरेबली विद CS लोगो और अदर टाई विद CS लोगो, बटन्ड अप कोट होना चाहिए, वाइट फुल कलर्ड शर्ट वाइट कलर की हो, नेवी ब्लू सूट हो, ग्रे कलर की पैंट पहन लो, फॉर्मल शूज होने चाहिए, सॉक्स प्लेन या सॉलिड कलर्ड प्रेफरेबली मैचिंग विद कलर ऑफ ट्राउजर के कलर का सॉक्स होने चाहिए। ये लड़कों के लिए हो गया। किसके लिए हो गया भाई साहब? लड़कों के लिए। लड़कियों की बात करें तो उनके लिए नेवी ब्लू सूट, कोट एंड ट्राउजर प्लेन सॉलिड कलर्ड विद अ वाइट फुल स्लीव कलर्ड शर्ट या साड़ी हो, सूट हो सोबर कलर का नेवी ब्लू ब्लेजर के साथ में, फॉर्मल फुटवेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं हील्स पहन रहे हैं लंबे लंबे बड़े बड़े, स्कार्फ होना चाहिए CS लोगो का रिकमेंडेड, स्कार्फ विद CS लोगो इज रिकमेंडेड टू बी वॉर्न। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मिलता है वो। नेक्स्ट है उसके बाद में रेस्ट्रिक्टेड आइटम, क्या अलाउड नहीं है। ठीक है, क्लोथ्स दैट आर रिवीलिंग और इल फिटिंग, मतलब जो बहुत टाइट फिट है या बहुत ज्यादा उसमें अंग प्रदर्शन हो रहा है तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, शॉर्ट स्कर्ट्स हाफ स्लीव शर्ट अलाउड नहीं है, सनग्लासेस कैप हैट्स मफलर अलाउड नहीं है, हैंड ग्लव्स अलाउड नहीं है, फेस मास्क, ठीक है, व्हील्स सिर्फ मेडिकल रीजन है तो बात अलग है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। स्पोर्ट शूज स्लीपर्स कैजुअल फुटवेयर अलाउड नहीं है, सिंगलेट मतलब जो बनियान या फिर टी-शर्ट जीन्स अलाउड नहीं है। ठीक है, मेडलियंस मतलब काइंड ऑफ अ ज्वेलरी, मेडलियंस मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ अ ज्वेलरी, तो वो अलाउड नहीं है, मेडलियंस अलाउड नहीं है। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट दैट माइट डिस्टर्ब जुडिशियल प्रोसीडिंग, वो भी अलाउड नहीं है। बीपी की मशीन लगा के आ गए हैं, है ना। ईयरफोन, हेडफोन या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस अलाउड नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ चीजें एक्सेप्शन है जो आप पहन सकते हो, जैसे कि रिलीजियस, कॉस्मेटिक या लेजिटिमेट पर्पस है तो पहन सकते हो। टर्बन पहन सकते हो, क्या पहन सकते हो? टर्बन बोले तो पगड़ी पहन सकते हो, है ना, तो पगड़ी पहन सकते हो आप सोबर कलर की रिलीजियस रीजंस के लिए या कॉस्मेटिक रीजंस के लिए। हेडगियर अलाउ हो सकता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, प्रोफेशनल अटायर के हिसाब से क्या है अलाउ हो सकता है? हेडगियर। और हेयरिंग एड्स अलाउड है। अब हेयरिंग एड्स अलाउड नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ना। और साथ में क्या अलाउड है बेटा? हाँ, हेडगियर क्यों पहनते हैं? हेडगियर क्यों पहनते हैं? हाँ दोस्तों, तो आई थिंक वो बीमारी के लिए हिसाब से होता है, डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं, शायद वो उस रीजन से होता है, तो वो अलाउड है क्या? आंसर इज यस। ठीक है, सो वो हो सकता अलाउड है क्या? आंसर इज यस, वो अलाउड है। बोलो हाँ है ना गाइस, तो वो अलाउड है क्या? बोला यस और नो। ठीक है, तो वो आपको अलाउड है। ठीक है, अच्छा कोई ड्रेस कोड स्पेसिफिक बताया किसी अथॉरिटी ने तो वो फॉलो करना पड़ेगा, यस। और अगर आपकी कंपनी में कोई स्पेसिफिक है तो वो फॉलो करना पड़ेगा, आंसर इज यस। ठीक है, नेक्स्ट है वर्चुअल हेयरिंग है तो क्या एटिकेट्स हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वॉल्यूशन के, वो भी देख लो। लास्ट है छोटा सा,
है ना, वर्चुअल हेयरिंग है तो क्या फॉलो करना है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर आपने वॉयलेशन किया, तो जल्दी से सुन लो। सबसे पहले तो अगर क्या है, वर्चुअल हेयरिंग है, तो वर्चुअल हेयरिंग है तो क्या फॉलो करना है, तो वर्चुअल अगर हेयरिंग है मतलब आप कंप्यूटर के सामने बैठो, ये आ सकता है एग्जाम में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है एग्जाम में। अगर वर्चुअल हेयरिंग है तो पहले टेक्नोलॉजी टेस्ट कर लो, फेमरलाइज हो जाओ माइक्रोफोन कैमरा स्पीकर के साथ, टेक्नोलॉजी एक बार टेस्ट कर लो सुनने के पहले, ठीक है, मतलब पार्टिसिपेट करने का अगर प्लान कर रहे हो तो पहले से टेस्टिंग कर लो, एक बार क्या कर लो, पहले से टेस्टिंग, फेमरलाइज हो जाओ, खुद समझ लो, है ना। फिर ड्रेस कोड तब भी फॉलो करना है, ड्रेस कोड तब भी फॉलो करना है, कि आंसर इज यस। ऐसा नहीं कि वर्चुअल हेयरिंग है तो बनियान पहन के बैठ गए, तो तब भी फॉलो करना है, कि आंसर इज यस। फिजिकल मूवमेंट्स अवॉइड करना है, क्या करना है, फिजिकल मूवमेंट्स अवॉइड, मतलब कैमरा पे पोजीशन करो, है ना, बेस्ट फ्रेम चूज करो, फिजिकल हिलो डुलो मत, ठीक है, बोलो हाँ है ना गाइस, कैमरा एंगल एक जगह प्लेस कर लो, फिजिकल मूवमेंट्स मत करो, है ना। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड ओवर ब्राइट नहीं होना चाहिए, एकदम डार्क भी नहीं होना चाहिए जिससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, है ना। बैकग्राउंड बहुत क्लियर नीट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्लियर और नीट, अनक्लटर्ड होना चाहिए, है ना। अगर सनग्लासेस पहनते हो तो मेक श्योर करो वो नॉन रिफ्लेक्टिव हो, ताकि ग्लेयर ना हो, ठीक है, वो आपको मेक श्योर करना है। फिर एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज कर सकते हो, हेडसेट यूज कर सकते हो, ईयरबड यूज कर सकते हो आप क्लियर ऑडियो के लिए, है ना। जब दूसरे बोल रहे हैं तो अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो, ताकि, है ना, बराबर है, ताकि इको ना हो, बैकग्राउंड नॉइस ना हो, और नोटिफिकेशंस को म्यूट करो, नोटिफिकेशंस को म्यूट करो, तो ये है नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है भाई, तो ये क्या है, एटिकेट्स व्हाइल अटेंडिंग वर्चुअल हेयरिंग, इसे कहते हैं नोटिफिकेशन, एटिकेट्स व्हाइल अटेंडिंग वर्चुअल हेयरिंग। तो अपने आप को पहले फेमरलाइज कर लो, माइक्रोफोन्स कैमरा स्पीकर ये सब से लेके टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लो, ड्रेस कोड जरूर फॉलो करो, फिजिकल मूवमेंट्स अवॉइड करो, कैमरा पोजीशन में अटके रहो, बैकग्राउंड ब्राइट डार्क मत रखो, थोड़ा क्लियर नीट अनक्लटर्ड रखो, सनग्लासेस अगर पहनते हो तो मेक श्योर करो रिफ्लेक्टिव ना हो, सनग्लासेस नहीं लिखा एक्चुअली, वो ग्लासेस लिखा, मतलब स्पेक्स, नॉट सनग्लासेस, ठीक है, सॉरी। ऑडियो क्वालिटी अच्छी रखो, उसके लिए आप माइक्रोफोन हेडसेट यूज कर लो, और जब दूसरे बोल रहे हो तो अपना म्यूट कर लो, और नोटिफिकेशन म्यूट कर लो कंप्यूटर, ताकि इंटरप्शन ना हो, ताकि क्या ना हो, इंटरप्शन। अगर आपने इसका वायलेशन किया तो आप पे केस हो सकता है, ठीक है, आप पे एक्शन हो सकता है अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल के हिसाब से। किसके हिसाब से, फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल के हिसाब से। देखो एलएलपी चैप्टर 8 हमने क्लास में ही किया है, चैप्टर 12 ये आपको धोखा सर करवाएंगे, चैप्टर 13 अब्बर सर जब वो आपको रिवीजन कराएंगे तब करवा देंगे। एक लास्ट बचा हुआ है, ये मैं करवा देता हूँ आपको, ये ठीक है, क्या लिखा है, According to Section 35(2) of Competition Act, a party may call upon expert from field of economic, commerce, international trade, or other discipline to provide expert opinion in connection with matter related to case. A CS, a competent professional that may give advice to parties under 32 on calling upon any party. क्या मतलब इसका? तो हम मतलब कि पार्टी किसी एक्सपर्ट को बुला सकती है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंटरनेशनल ट्रेड या किसी जगह से एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए, तो सीएस भी आ सकता है, कि आंसर इज यस, ठीक है, कंपटीशन एक्ट में अपीयर हो सकता है, छोटा सा पॉइंट है, कुछ नहीं। तो यस, टेक अ ब्रेक नाउ, एंड ब्रेक के बाद में रेफरेंस रिवीजन किसका करेंगे, छिपिछी का करेंगे, छिपिछी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सीपीसी का फिर क्या करते हैं हम लोग, रेफरेंस रिवीजन, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, वहीं से करना है, ठीक है बेटा, चलिए, लवली पीपल, बाय बाय।